दोस्तों, आज आप सुनेंगे डैन ब्राउन के मशहूर नॉवल द लॉस्ट सिंबल का 8वां और आखिरी भाग। अगर आपने इसके पहले के 7 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 110। डायरेक्टर साटो स्टडी में अकेली खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे पता लगाए कि उसका टारगेट कहाँ गया। वो बाहर फॉयर में आई जहां उसके लोगों ने एजेंट हार्टमैन की लाश को बैग में डाल दिया था और उसे हेलीकॉप्टर की तरफ ले जा रहे थे। सिम्किंस लिविंग रूम में था। वो अपने दोनों हाथ और घुटनों के बल पर खड़ा था। साटो ने वहां जाकर जब उसे देखा तो उसने पूछा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? सिम्किंस ने अजीब से स्वर में कहा, आपने इसे देखा मैम? वो लिविंग रूम के फर्श की तरफ इशारा कर रहा था। साटो नज़दीक आई और उसने शानदार कारपेट पर नज़र डाली। फिर उसने और भी ध्यान से देखा, तब उसे कुछ नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि कालीन के धागों को किसी चीज से कुचला गया था। 2 सीधी लाइनों में कालीन थोड़ा धंसा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने पहिएदार भारी चीज को वहां से घसीटा हो। ये निशान जिस तरफ जा रहे हैं उसे देखकर मुझे अजीब लग रहा है मैम। ऐसा लग रहा था कि जमीन से छत तक बनी पेंटिंग वाली जगह पर जाकर वो निशान खत्म हो रहे थे। पेंटिंग फायरप्लेस के पास बनी हुई थी। ये बड़ी ही अजीब सी बात थी। सिम्किंस पेंटिंग के पास गया और उसे दीवार से हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। फिर वो पेंटिंग के किनारों पर अपनी उंगलियां घुमाने लगा। अरे, यहाँ पर कुछ है। उसकी उंगली एक छोटी सी घुंडी से टकराई थी जो पेंटिंग के निचले हिस्से के पास बनी थी। उसे दबाते ही क्लिक की आवाज़ आई। सिम्किंस ने फ्रेम को धक्का दिया और पूरी की पूरी पेंटिंग एक दरवाजे की तरह घूम गई। साटो की आंखें सिकुड़ गईं। सामने ही एक छोटा सा कॉरिडोर था जिसके अंत में धातु का एक भारी दरवाज़ा बना हुआ था। अध्याय 111। कैथरीन उस वक्त बेहोशी की कगार पर पहुंच चुकी थी जब उसे जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम से कांप गई। कुछ ही देर बाद उसे धुएं की गंध का एहसास हुआ। कहीं से दबी दबी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बहुत दूर लोग चिल्ला रहे थे। फिर कदमों की आहट, और अचानक वो पहले से बेहतर ढंग से सांस लेने लगी। किसी ने उसके मुंह से कपड़ा बाहर निकाल दिया था। किसी आदमी की फुसफुसाहट सुनाई दी, आप सुरक्षित हैं, प्लीज़ हिलिए मत। वो आदमी चिल्ला चिल्लाकर किसी को हुक्म दे रहा था। मेडिकल किट लेकर आओ, सुई से पानी चढ़ाने का इंतज़ाम करो, इसमें लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन डालो। बीपी कितना है? फिर उस आदमी ने धीरे से पूछा, मिस सोलोमन, जिस आदमी ने आपके साथ ये किया वो कहाँ गया है? कैथरीन ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर बेहोशी सी छा रही थी। आदमी ने फिर से पूछा, प्लीज़ बताइए कि वो आदमी कहाँ गया है, ये बहुत ज़रूरी है। कैथरीन बस 3 ही शब्द बोल पाई, पवित्र पहाड़ी पर। दूसरी तरफ लोहे के दरवाजे को पार करके डायरेक्टर साटो लकड़ी के बने रैंप से नीचे छिपे हुए तहखाने में पहुंची। नीचे उससे एक एजेंट मिला। वो दोनों उस छोटे से कमरे में पहुंचे जहां ज़मीन पर कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ था। रॉबर्ट लैंगडन के ट्वीड जैकेट और चप्पलों को साटो ने देखते ही पहचान लिया। एजेंट ने दीवार पर टंगी ताबूत जैसी टंकी की तरफ इशारा किया। भला ये क्या था? साटो तेजी से टंकी की तरफ बढ़ी। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर एक पारदर्शी प्लास्टिक की पाइप जा रही थी जो दीवार से निकल रही थी। उसके ऊपर एक छोटा सा खिसकाने वाला ढक्कन बना था। उसने झुककर ढक्कन को एक तरफ खिसकाया तो अंदर उसे एक खिड़की सी नजर आई। साटो चौंक कर पीछे हट गई। लैंगडन अब तक एक अनंत शून्य में तैर रहा था, लेकिन अचानक तेज रोशनी ने उसकी आंखें चुंधिया दी। वहां फैले घने अंधेरे के बीच से सफ़ेद गर्म रोशनी उसके दिमाग को गर्माहट सी देने लगी, और फिर अचानक उसके सामने चमक रहे बादलों के बीच एक आकृति उभरी। किसी का अस्पष्ट धुंधला चेहरा, शून्य के उस पार से उसे घूरती 2 आंखें। साटो ने टंकी के अंदर झांक कर देखा। वो सोच रही थी कि पता नहीं लैंगडन को सारी घटनाओं के बारे में कोई जानकारी थी भी या नहीं। आखिरकार विस्मृति और भटकाव ही तो इस टेक्निक का मेन पर्पज़ होता था। संवेदनाओं को शून्य कर देने वाली टंकियां यानी सेंसरी डेप्रीवेशन टैंक्स का आविष्कार 1950 के दशक में ही हो चुका था। इसे तैरना या फ्लोटिंग कहते थे। इसमें एक अलौकिक तरीके का अनुभव होता था, माँ के गर्भ में रहने का अनुभव, जो ध्यान करने में मदद करता था। इस प्रोसेस में इंसान के दिमाग की गतिविधियां शांत हो जाती थीं, क्योंकि उसकी इंद्रियों को बाहरी अनुभव प्राप्त नहीं होते थे। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, यहाँ तक कि ग्रेविटी का अनुभव भी नहीं। पुराने टाइप वाली टंकियों में इंसान नमक मिले पानी के घोल में पीठ के बल तैरता रहता था। इसमें उसका चेहरा पानी के बाहर रहता था और वो सांस ले सकता था। लेकिन हाल के सालों में इन टंकियों की बनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। इस नई टेक्निक को
टोटल लिक्विड वेंटिलेशन यानी टीएलवी के नाम से जाना जाता था। ये इंसान की सामान्य सोच की प्रक्रिया से इतना अलग था कि इसके अस्तित्व के बारे में बहुत कम लोगों को यकीन था। इसमें एक ऐसे तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता था जिसमें सांस लिया जा सकता था। ऐसे पदार्थ 1966 से ही अस्तित्व में थे। सन 1989 में टीएलवी तकनीक को फिल्म एबिस में नाटकीय ढंग से दिखाया भी गया था, लेकिन उस वक्त बहुत कम लोगों को पता था कि वो एक असली टेक्निक को देख रहे थे। टोटल लिक्विड वेंटिलेशन टेक्निक का जन्म आधुनिक विज्ञान की उन कोशिशों से हुआ था जिसमें समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को गर्भ की अवस्था की तरह तरल पदार्थ के अंदर सांस लेने का इंतजाम किया जाता था। इंसान के फेफड़े तरल के अंदर रहकर सांस लेना जानते हैं। आखिर उन्होंने 9 महीने का टाइम इसी हालत में बिताया होता है। साटो टोटल लिक्विड वेंटिलेशन टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से जानती थी और इसे उपयोग भी करती थी। ये पूछताछ की एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे CIA अच्छी तरह से परिचित था। पानी का इस्तेमाल करके टॉर्चर करने की टेक्निक काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती थी, क्योंकि इसके शिकार इंसान को लगता था कि वो डूब रहा है। इस तरल पदार्थ के फेफड़ों में भर जाने के बाद इंसान डर के मारे बेहोश हो जाता था और बेहोशी टूटने के बाद उसे पूरी तरह से एकांत का अनुभव होता था। इस पानी में कई तरह की दवाइयों को मिलाया जाता था, जिनकी वजह से कैदी को लगता था कि वो अपने शरीर से पूरी तरह से अलग हो चुका है। मरने का अनुभव अपने आप में काफ़ी डरावना होता था, लेकिन फिर से जन्म लेने का अनुभव इंसान को दिमागी तौर पर और भी ज़्यादा हिला देता था। इस तरह के अनुभवों से कई बार गुजरने के बाद कैदी का दिमाग इस तरह से हिल जाता था कि उसे समझ में ही नहीं आता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। इसके बाद पूछताछ करने पर उससे जो भी पूछा जाए वो उसका सही और बढ़िया जवाब देता था। साटो उधेड़बुन में थी कि उसे लैंगडन को उस टैंक से बाहर निकालने के लिए अपनी मेडिकल टीम का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो इतना ज़रूर जानती थी कि उसके पास टाइम बहुत कम बचा था और उसे ये पता करना था कि वो क्या जानता है। दूसरी तरफ लैंगडन की आंखों के सामने छाई चुंधियाने वाली सूरज की रोशनी अब गायब हो गई थी। उसे वो चेहरा भी अब नज़र नहीं आ रहा था। अंधकार वापस आ चुका था, लेकिन अब उसे दूर से आती फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। बहुत दूर से आती आवाज़ें, दबी दबी सी, जिनका कोई मतलब नहीं था। फिर बिना किसी चेतावनी के उसकी दुनिया अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। शून्य में एक विशाल दरार दिखाई देने लगी, जैसे आकाश 2 हिस्सों में फट गया हो। उस दरार के बीच से एक धुंध सी उमड़ने लगी। लैंगडन को लगा कि शरीर से अलग कोई हाथ अचानक उसे पकड़ने को आगे बढ़ रहा हो, जिसने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसे उसकी दुनिया से बाहर लाने की कोशिश करने लगा। उन हाथों ने दरारों के बीच से घसीटकर जब उसे बाहर खींचा तो उसकी छाती में तेज दर्द होने लगा। फिर उसे लगा जैसे कोई बार बार जोर जोर से उसकी छाती को दबा रहा हो। उसे उल्टी हो रही थी और उसकी छाती और गर्दन में दर्द हो रहा था। गले में भयंकर जलन, आंखें चुंधियाई जा रही थीं और उसे अपने चारों तरफ सिर्फ धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे। फिर किसी ने फुसफुसाकर उसके कानों के पास कहा, प्रोफेसर लैंगडन, आपको पता है कि आप कहाँ हैं? लैंगडन ने धीरे से सिर हिलाया। उसे अब भी खांसी हो रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लौटने लगी। अध्याय 112। ऊनी कंबल में लिपटा हुआ लैंगडन अब खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। साटो ने उसे अभी अभी सारी इंद्रियों को सुन्न करने वाली टंकी के बारे में बताया था, और ये भी कि अगर उसने उसे टंकी से बाहर नहीं निकाला होता तो भूख की वजह से वो मर चुका होता, या फिर इससे भी भयंकर कोई बात हो सकती थी। साटो ने लैंगडन को अपने पीछे पीछे आने को कहा। वहाँ से वो उस पतले से हॉल में पहुंचे जहाँ कैथरीन पत्थर के टेबल पर लेटी हुई थी। वहीं फर्श पर खून से सने तौलिए पड़े थे। एक CIA एजेंट पानी चढ़ाने वाली बोतल लेकर उसके साथ खड़ा हुआ था। कैथरीन की बाह से एक ट्यूब लगी हुई थी। वो धीरे धीरे सुबक रही थी। जब उसने रॉबर्ट को अपने सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। बदहवासी किसी हालत में उसने कहा, रॉबर्ट, लेकिन मैंने तो तुम्हें डूबते हुए देखा था। रॉबर्ट तेजी से पत्थर के टेबल की तरफ बढ़ा। कैथरीन भी खुद को संभाल कर बैठ गई। उसे अपने शरीर में लगी सुई और ट्यूब की कोई परवाह नहीं थी। उसने कंबल ओढ़े हुए लैंगडन को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लैंगडन वाकई जिंदा है। साटो उसे सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक के बारे में बताने लगी, और फिर कैथरीन ने पीटर के साथ हुई उसकी भयानक मुलाकात के बारे में उन लोगों को बताया। क्या तुम्हें कोई जानकारी है कि वो उसे लेकर कहाँ गए हैं? लैंगडन ने पूछा। उसने कहा था रॉबर्ट कि पिरामिड के पैंदे में बने ग्रिड को उसने पढ़ लिया है और पिरामिड ने उसे पवित्र पहाड़ी पर जाने को कहा है। साटो ने सवाल किया, प्रोफेसर,
क्या इस बात का आपके लिए कोई मतलब निकलता है? बिल्कुल नहीं डायरेक्टर, लेकिन अगर उसने पिरामिड के पेंदे से ये सूचना पाई है तो हम भी उसे हासिल कर सकते हैं। उसे समझने का तरीका मैंने ही उसे बताया था। लेकिन पिरामिड को तो वो अपने साथ ले गया है, साटो ने कहा। लैंगडन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पिरामिड की पेंदी पर लिखे ग्रिड को याद करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, शायद मुझे काम के लायक कुछ बातें याद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इंटरनेट पर 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर सर्च करें। साटो ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन बिना कोई सवाल किए अपने फ़ोन पर टाइप करने लगी। लैंगडन अब अपने चारों तरफ के विचित्र परिवेश को देखने समझने की कोशिश कर रहा था। वो दीवार पर बने अजीबोगरीब कोलाज की तरफ बढ़ा। जब उसने वहाँ पर लिखे नोट्स, नक्शों, प्रिंट आउट्स और उनको जोड़ने वाले धागों और स्टिकी नोट्स को ध्यान से देखा तो उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। इन सब के बीच एक ऐसा थीम था जो बार बार दोहराया जा रहा था। हे भगवान, वो वर्बम सिग्निफिकेटियम यानी खोए हुए शब्द को ढूंढ रहा है। उस आदमी को लगता है कि ये वॉशिंगटन में कहीं ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है। साटो अब उसके करीब पहुंच गई थी। उसने अपना फ़ोन उसे थमाते हुए कहा, क्या आप इसी चीज़ की मांग कर रहे थे? सामने स्क्रीन पर नंबरों का 8x8 का एक ग्रिड बना हुआ था। हाँ बिल्कुल, मैं इसी को ढूंढ रहा था। अब मुझे एक पेन की ज़रूरत होगी। साटो ने अपनी जेब से निकालकर उसे पेन थमा दिया। ज़रा जल्दी कीजिए प्रोफेसर। दूसरी तरफ नोला के एक बार फिर से सिस्टम सहायक रिक पैरिश द्वारा लाए गए उस रिडैक्टेड डॉक्यूमेंट को देख रही थी। भला CIA का डायरेक्टर प्राचीन पिरामिडों और ज़मीन के अंदर बनी कुछ जगहों से संबंधित इन फाइलों के साथ क्या कर रहा है? उसने तेज़ी से फ़ोन उठाया और साटो का नंबर मिलाया। मेरे पास कुछ नई सूचनाएं हैं मैम। मुझे पता लगा है कि एक रिडैक्टेड डॉक्यूमेंट है जो। साटो ने उसे रोकते हुए कहा, चाहे ये जो भी हो, फ़िलहाल के लिए उसे छोड़ो। हमारे पास अब वक्त नहीं है। हम अपने टारगेट को पकड़ नहीं पाए हैं और मुझे डर है कि वो अपनी धमकी पर बस अमल करने ही वाला है। अच्छी खबर ये है कि हमें अब ठीक ठीक पता चल चुका है कि वो कहाँ जा रहा है, और बुरी खबर ये है नोला कि उसके पास एक लैपटॉप है। अध्याय 113। वहाँ से 10 मील से भी कम दूरी पर मलाख ने पीटर के शरीर के चारों तरफ कंबल लपेटा और उसे चांदनी में नहाए पार्किंग स्थल से दूर एक बहुत बड़ी इमारत की छांव में लेकर चला गया। इस इमारत के बाहरी हिस्से में ठीक 33 खंभे बने हुए थे और ये सारे ही खंभे ठीक 33 फुट लंबे थे। इस पहाड़ी इमारत में इस वक्त एकदम सन्नाटा था और कोई भी उन्हें यहाँ नहीं देख सकता था। वे लोग पीछे वाले प्रवेश द्वार पर पहुंचे। मलाख ने आगे बढ़कर कीपैड पर वो नंबर टाइप किया जो उसे 33 डिग्री में शामिल किए जाने की दीक्षा के समय बताया गया था। फिर वो पीटर की व्हील चेयर को लेकर हॉलवे को पार करता हुआ एक लिफ्ट के पास पहुंच गया। लिफ्ट में जाकर उसने सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबा दिया। पीटर के चेहरे पर खौफ की छाया धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। दूसरी तरफ लैंगडन पिरामिड की पेंदी पर बने निशानों को निश्चित तौर पर याद करने की कोशिश कर रहा था। अपनी तेज याददाश्त के बावजूद उसे एकदम ठीक ठीक याद नहीं आ रहा था कि कौन सा सिंबल कहाँ बना हुआ था। उसे जिस भी सिंबल की सही जगह याद थी उसे उसने फ्रैंकलिन के मैजिक स्क्वायर में बताई गई जगह पर लिख लिया था, लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिसका कोई मतलब निकलता हो। कैथरीन ने उससे कहा, रॉबर्ट, तुम पक्का सही रास्ते पर जा रहे हो। पहली रो में सारे अक्षर ग्रीक भाषा के हैं। वहाँ पर एक ही तरह के सिंबल्स को दिखाया गया है। इस बात पर लैंगडन का भी ध्यान गया था, लेकिन वो ग्रीक भाषा के किसी ऐसे अक्षर के बारे में नहीं सोच पा रहा था जो उन शब्दों और खाली जगहों के बीच सही बैठता हो। उसने फिर से मैजिक स्क्वायर पर नज़र डाली और सबसे नीचे बाएं कोने में पहली जगह पर लिखे अक्षर या संख्या को याद करने की कोशिश करने लगा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो उस टंकी में वापस चला गया था, खौफ में डूबा, प्लेक्सीग्लास के झरोखे से बाहर देखता हुआ। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने कहा, पहला अक्षर है H। फिर वो ग्रिड की तरफ मुड़ा और उसने पहला अक्षर वहाँ लिख दिया। शब्द अब भी अधूरा था, लेकिन फिर भी उसकी समझ में इतना ज़रूर आ रहा था कि वहाँ पर कौन सा शब्द होना चाहिए। ये शब्द था हेरेडम। उसकी नब्ज़ अब तेज़ी से चलने लगी थी। हेरेडम शब्द जो था वो फ्री मैसनरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द था। ये स्कॉटलैंड की एक मिथकीय पहाड़ी को इंगित करता था। इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक शब्द हाइरोस डोमोस से, जिसका अर्थ होता है पवित्र आवास। लैंगडन चेहूक उठा। हाँ, पक्का यही वो शब्द है। वो इसी जगह गए हैं। साटो ने खोए खोए से स्वर में पूछा, स्कॉटलैंड में बनी एक कहानियों की पहाड़ी की तरफ? जी नहीं डायरेक्टर, ये वॉशिंगटन में बनी हुई एक इमारत है जिसका कोड नेम है हेरेडम।
अध्याय 114। द हाउस ऑफ द टेम्पल, जिसे बिरादरी के लोग हेरेडम के नाम से जानते थे, हमेशा से अमेरिका के मैसनों से जुड़े स्कॉटिश अनुष्ठानों का सिरमौर माना जाता था। मलाख जानता था कि यहाँ छिपाए गए खजाने में कुछ भी काल्पनिक नहीं था, सब कुछ असली था। वो जानता था कि यही सच्ची जगह थी। मैसनों के पिरामिड ने आखिरकार उसे रास्ता दिखा दिया था। हालांकि उसे ये तो ठीक ठीक से नहीं पता था कि उस जगह का पता कैसे लगाया जा सकता है, लेकिन उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि ग्रिड के बचे हुए संकेतों में इसके लिए कुछ निर्देश जरूर छिपे हुए थे। और अच्छी बात ये थी कि मैसनों के पिरामिड और इस इमारत के रहस्य को समझने के लिए जो सबसे योग्य व्यक्ति था वो उसके साथ था, पीटर सोलोमन। अब वो लिफ्ट से निकलकर एक भव्य चेंबर में पहुंच चुका था। ये टेम्पल रूम वही जगह थी जहां पर पीटर सोलोमन ने मलाख को अपनी बिरादरी में शामिल करने के लिए दीक्षा दी थी। मैसनों के सबसे पवित्र और महान रहस्य को अब दुनिया के सामने लाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ लैंगडन साटो और बाकी लोगों के साथ लकड़ी के रैंप से होता हुआ तहखाने से बाहर आ रहा था। कैथरीन उसके पीछे थी। 2 एजेंट उसके कमजोर शरीर को सहारा देकर ऊपर ला रहे थे। लैंगडन ने कहा, उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस खोए हुए शब्द को ढूंढ लेते हैं और उसे समझ लेते हैं तो प्राचीन रहस्य आपके सामने स्पष्ट हो सकते हैं। मैं अनुष्ठानों से जुड़े जादू के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके तह खाने वाले कमरे में चिपकाए हुए दस्तावेजों से और कैथरीन द्वारा उसके सिर के सबसे ऊपरी बिना टैटू वाले हिस्से के बारे में दिए गए विवरण से मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि वो उस खोए हुए शब्द को ढूंढकर अपने शरीर के उस हिस्से पर लिखने वाला है। तभी बगल वाले कमरे से एक एजेंट ने चिल्लाकर कहा, डायरेक्टर प्लीज़ 1 मिनट ये देखिए। साटो तेजी से उसकी तरफ बढ़ गई। उसका एजेंट सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसके हाथ में सुनहरे रंग का एक विग था जो उसने साटो के हाथ में पकड़ा दिया। ये मुझे ड्रेसिंग रूम में मिला है, इसे गौर से देखिए। ये सुनहरा विग साटो की कल्पना से ज्यादा वजनी था। ये किसी गाढ़े घोल को जमाकर बनाया हुआ लग रहा था। अजीब सी बात यह थी कि विग के भीतरी हिस्से से एक तार बाहर निकला हुआ था। एजेंट ने बताया, ये जेल पैक बैटरी है जो खोपड़ी के हिसाब से सेट हो जाती है। इससे बालों के अंदर छिपे हुए फाइबर ऑप्टिक पिन पॉइंट कैमरे को एनर्जी मिलती है। क्या इसके अंदर एक छुपा हुआ कैमरा है? जी हाँ मैम, इसमें वीडियो फुटेज इस छोटे से सॉलिड स्टेट कार्ड पर सेफ रहता है। शायद ये गति के द्वारा संचालित होता है। साटो के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो उसने ये तरीका इस्तेमाल किया है। ओएस डायरेक्टर आज की रात जिस संकट का सामना कर रही थी उसमें फ्लावर इन दी लेपल कैमरे के इस छोटे से रूप की बड़ी भूमिका थी। उसने उसे घूर कर देखा और फिर एजेंट को वापस कर दिया। फिर उसने एजेंट से कहा, घर की तलाशी जारी रखो। इस आदमी के बारे में जितनी भी जानकारी हासिल हो सके मुझे वो सब चाहिए। उसका लैपटॉप मिल नहीं रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इधर उधर जाते हुए वो अपने लैपटॉप को बाहरी दुनिया से किस तरह से जोड़ने की कोशिश करेगा। उसके स्टडी रूम की तलाशी लो। वहाँ पर लैपटॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुकलेट, तार या दूसरी कोई भी चीज़ मिल सकती है जो हमें इस लैपटॉप के हार्डवेयर के बारे में जानकारी दे सकती है। एजेंट तेजी से बाहर निकल गया और साटो डाइनिंग रूम में लौट आई। तब तक सिम्किंस वॉरेन बेलामी को भी वहाँ ले आया था जो बाहर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था। उसने बताया, हाउस ऑफ द टेम्पल में पिछले प्रवेश द्वार के पास बनी इमारत से ही उसके अंदर घुसना मुमकिन है। वहाँ पर एक कीपैड लगा है जिस पर कोड नंबर का पिन डालने से दरवाज़ा खुलता है। ये पिन सिर्फ बिरादरी के सदस्यों को ही मालूम होता है। उसका पता है 1733 16th। और फिर बेलामी ने उसका कोड नंबर भी बता दिया। फिर उसने कहा, वो जगह एकदम भूल भुलैया है। वहाँ पर एक लिफ्ट है लेकिन वो काफ़ी पुरानी है और उसमें काफ़ी आवाज़ आती है। अगर तुम लोग बिना शोर शराबे के ऊपर जाना चाहते हो तो तुम सब लोगों को पैदल ही वहाँ जाना होगा। अध्याय 115। मलाख ने पीटर की व्हील चेयर को वेदी के पास ले जाकर लगा दिया। फिर उसकी परिक्रमा करते हुए उसने पीटर की गोद में रखे लैंगडन के भारी थैले को उठाया। उसमें से पत्थर के पिरामिड को निकालकर उसने उसके तले को पीटर की आंखों के ऐन सामने कर दिया। इतने सालों तक तुम्हें ये भी पता नहीं चला पीटर कि ये पिरामिड किस तरह से अपने रहस्यों को छिपा कर रखता है। और ये तावीज़ यानी कैपस्टोन सचमुच अपने वादे के अनुसार अराजकता के बीच से व्यवस्था को लेकर आया है। ये देखो, तुम्हारा सिंबलॉन अब पूरा हो गया है। ये कहकर उसने दोनों चीज़ों को एक के ऊपर एक रखकर सामने रख दिया। पीटर का चेहरा विकृत हो गया। उसने बोलने की नाकाम कोशिश की।
ओह, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। इतना कहकर मलाख ने उसके मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा बाहर निकाल दिया। कुछ देर खांसने के बाद पीटर के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, प्लीज कैथरीन। कैथरीन के पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करते जाओ। चलो अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि उस गुप्त सीढ़ी के पास कैसे पहुंचा जा सकता है। क्या कहा तुमने? सीढ़ी पीटर, सीढ़ी। वो सीढ़ी जो गुप्त जगह पर पहुंचने के लिए धरती के अंदर सैकड़ों फुट तक जाती है, जहां पर वो खोया हुआ शब्द मिट्टी में दफन है। पीटर अब बुरी तरह से डरा हुआ लग रहा था। यहाँ कोई सीढ़ी नहीं बनी है। देखो पीटर, मेरे पास तो पूरी रात का समय है, लेकिन कैथरीन के पास उतना समय कहाँ है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो जल्दी से जल्दी मुझे उस सीढ़ी तक पहुंचने का रास्ता बता दो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, इस इमारत में ऐसी कोई गुप्त सीढ़ी नहीं है। अच्छा, ये देखो। मलाख ने बड़े ही आराम से वो कागज़ बाहर निकाला जिस पर उसने पिरामिड के पेंदे पर बने सिंबल्स को अलग ढंग से अंकित किया था। ये मैसनों के पिरामिड का आखिरी संदेश है पीटर। तुम्हारे दोस्त रॉबर्ट लैंगडन ने इसे पढ़ने में मेरी मदद की। मलाख उस कागज़ को ऊपर की तरफ उठाकर पीटर की आंखों के सामने ले आया। उसने उसे देखकर एक गहरी सांस ली। 64 सिंबल्स को मलाख ने न सिर्फ अर्थपूर्ण ढंग से खानों में बिठा दिया था, बल्कि अब वहाँ एक साफ वास्तविक तस्वीर भी उभर आई थी। सीढ़ी की तस्वीर, पिरामिड के ठीक नीचे। अपने सामने रखे इस ग्रिड को देखकर पीटर सोलोमन हैरान हो रहा था। मैसनों के पिरामिड ने न जाने कितनी पीढ़ियों से अपने रहस्य को छिपा कर रखा था, और आज अचानक उस पर डला पर्दा उठ रहा था। किसी बड़े अनिष्ट की आशंका के डर से उसके पेट के अंदर मरोड़ सा उठ रहा था। सरसरी नज़र से देखने पर पीटर को उनका असली मतलब समझ में नहीं आया। इसके बावजूद इतनी बात उसे तुरंत समझ में आ गई कि टैटू वाला आदमी जो समझ रहा था उसके पीछे क्या कारण था। उसे ये लग रहा था कि हेरेडम नाम के पिरामिड के नीचे कोई गुप्त सीढ़ी बनी हुई है। वो इन सिंबल्स का गलत मतलब समझ रहा था। टैटू वाले ने फिर से कहा, सीढ़ी कहाँ है ये मुझे बता दो और मैं कैथरीन की जान बख्श दूंगा। पीटर ने मन ही मन सोचा, काश कि मैं ऐसा कर पाता, लेकिन ये सीढ़ी वास्तविक है ही नहीं। सीढ़ी की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। मैसनों की परंपरा में पाए जाने वाले अनेक प्रतीकों में से बस एक प्रतीक, इस सीढ़ी की चर्चा दूसरी डिग्री के ट्रेसिंग बोर्ड में आती है। मैसन परंपरा में दीक्षा पाने वाले हर व्यक्ति को इस सिंबॉलिक सीढ़ी के बारे में जानना होता है, जिस पर चढ़कर वो आगे की यात्रा करता है। ये यात्रा उसे मानव विज्ञान के रहस्यों में शामिल होने के लिए तैयार करती है। हमारे शरीर के ऊपर दिमाग उसी तरह से स्थित है जैसे कि पिरामिड पर सोने का बना कैपस्टोन। मेरुदंड की सीढ़ियां चढ़कर ऊर्जा शरीर में ऊपर जाती है और नीचे आती है। चारों तरफ चक्कर लगाती हुई ये दैवी मस्तिष्क को भौतिक शरीर से जोड़ती है। ये सिर्फ संयोग की बात नहीं है कि इंसान की स्पाइन यानी मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं। मैसनों की भी 33 डिग्रियां होती हैं। मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से को सैक्रम कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सेक्रेड बोन यानी पवित्र हड्डी। निस्संदेह इंसान का शरीर एक मंदिर है। मैसन जिस साइंस का गहरा सम्मान करते थे वो एक प्राचीन नॉलेज पर आधारित था, जो महान उद्देश्य के लिए सबसे शक्तिशाली तरीके से इस शरीर रूपी मंदिर का इस्तेमाल करना सिखाता है। बदकिस्मती की बात थी कि इस आदमी को सच्चाई के बारे में बताने से कैथरीन की कोई मदद नहीं होने वाली थी। पीटर प्रतीकों के उस ग्रिड को देर तक घूरता रहा। फिर उसने हार मानकर एक गहरी सांस ली। उसने झूठ बोला, तुम ठीक कह रहे हो, इस बिल्डिंग के नीचे एक गुप्त सीढ़ी है। तुम जैसे ही कैथरीन के लिए मदद भेजोगे मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। टैटू वाला आदमी उसकी तरफ घूरता रहा। फिर उसने चुपचाप कागज को नीचे रख दिया और अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे खुश नहीं हूं पीटर, तुम अपनी परीक्षा में फेल हो गए। तुम मुझे अब भी बेवकूफ़ समझते हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे इस बात का पता नहीं कि मुझे किस चीज़ की तलाश है? तुम्हें यह लगता है कि मैंने अपनी असली क्षमता को अभी भी नहीं पहचाना है? ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर वो आदमी मुड़ा और उसने अपनी पोशाक को नीचे सरका दिया। पीटर ने उसके मेरुदंड पर बने लंबे टैटू को देखा। उस आदमी की सफ़ेद लंगोट के ऊपर उसकी गठीली पीठ के बीचों बीच गर्दन की तरफ जाती हुई एक सुंदर घुमावदार सीढ़ी बनी थी। सीढ़ी का हर पायदान उसके मेरुदंड की अलग अलग हड्डियों के ऊपर बना था। आखिरी पायदान उसकी खोपड़ी के सबसे निचले हिस्से पर था।
खोपड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर गोलाकार खाली जगह दिखाई दे रही थी, जिस पर कोई भी टैटू नहीं बना था। वहां की चमड़ी को घेरते हुए एक सांप की आकृति बनी हुई थी, जो अपनी ही पूंछ को खुद खा रहा था। पीटर अवाक सा ये सब कुछ देख रहा था। टैटू वाले ने कहा, मैं खोए हुए शब्द की तलाश कर रहा हूँ। क्या इसमें तुम मेरी सहायता करोगे? और अगर नहीं तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। पीटर सोलोमन ने शायद टॉर्चर होने के बाद उसे कुछ बातें बता दी थीं जिनको वो इस वक्त याद नहीं कर पा रहा था। सांस को बंद कर देने वाली उस टंकी डेप्रीवेशन टैंक के अंदर जाते और बाहर निकलते हुए उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था और वो किसी तरह से विरोध करने की हालत में नहीं था। और हैरानी की बात थी कि जब उसने मलाख को ये बातें बताई थीं तो वो सब खोए हुए शब्द की पौराणिक कहानी से मेल खाते थे। खोया हुआ शब्द कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। ये शब्द किसी प्राचीन भाषा में लिखा गया है जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया है। जो भी व्यक्ति इस शब्द के अर्थ को समझ लेगा उसे असीम ताकत प्राप्त हो जाएगी और मेसनों के पिरामिड में इस शब्द को जाहिर करने की क्षमता है। मलाख ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, देखो पीटर, जब तुमने उस ग्रिड को देखा था तो तुम्हें उसमें कुछ नजर आया था। तुम्हारे चेहरे के भावों से साफ पता लगा था जैसे तुम्हारे सामने कोई रहस्य उद्घाटित हुआ है। मुझे बताओ कि वो क्या था। मैं तुम्हें तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक तुम कैथरीन के लिए मदद नहीं भेजोगे। मलाख मुस्कुरा दिया। फिर वो बिना कुछ बोले लैंगडन के झोले की तरफ बढ़ा और उसके अंदर पैक किए हुए सामानों को एक एक करके बाहर निकालने लगा। उसने उन्हें बलिवेदी के ऊपर सलीके से सजा दिया। तह किया हुआ सफ़ेद रेशमी कपड़ा, चांदी की धूपदानी, मिस्र का गुग्गुल, पीटर के खून की एक शीशी जिसमें राख मिली हुई थी, काले कौवे का पंख जो उसकी पवित्र कलम का काम करता था, बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू जिसे कन्नान के रेगिस्तान में मिले लोहे से बनाया गया था, वो लोहा जो किसी उल्कापिंड के अंदर मिला था। पीटर समझ गया कि ये उसकी बलि देने की तैयारी थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं मरने से डरता हूँ? अगर कैथरीन चली गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुमने मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी है, मेरा सब कुछ छीन लिया है। सब कुछ नहीं पीटर, अभी तक तो नहीं। फिर उसने लैंगडन के बैग में हाथ डाला और अपने लैपटॉप को बाहर निकाल लिया। उसे ऑन करके उसने फिर से पीटर की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है पीटर कि तुम्हें अब तक अपनी स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा ही नहीं है। अध्याय 116। CIA का हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की तरफ उड़ चला। कैथरीन और बेलामी वहीं पर रुक गए थे। हेलीकॉप्टर तेजी से हाउस ऑफ टेम्पल की तरफ बढ़ने लगा। साटो लैंगडन की बगल में बैठी थी। वो चिल्लाकर पायलट को ऑर्डर दे रही थी, डूपॉन्ट सर्किल की तरफ चलो, हम वहीं पर उतरेंगे। साटो की बात सुनकर लैंगडन ने हैरानी से कहा, ड्यूपॉन्ट? वो तो हाउस ऑफ टेम्पल से कई ब्लॉक दूर है। हम टेम्पल की पार्किंग में भी तो उतर सकते हैं। नहीं प्रोफेसर, हमें उस इमारत में चुपचाप घुसना होगा। अगर टारगेट को हमारे आने का पता चल गया तो। मैम, हमारे पास वक्त नहीं है। वो सन की आदमी पीटर की हत्या करने वाला है। हो सकता है हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर वो डर जाए और इस काम को अंजाम ना दे। मैंने आपको पहले भी कहा था प्रोफेसर कि पीटर सोलोमन की सुरक्षा हमारा पहला मकसद नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको वही बात याद दिलाती हूँ। इस वक्त आप मेरी टीम के सदस्य की हैसियत से वहाँ जा रहे हैं और मुझे आपका पूरा कोऑपरेशन चाहिए। असल में मुझे लगता है कि आपको आज रात की परिस्थितियों की गंभीरता के बारे में बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। 1 मिनट रुकिए। साटो झुकी और उसने सीट के अंदर से एक पतला सा टाइटेनियम वाला ब्रीफकेस बाहर निकाला। लॉगिन करते हुए उसने कहा, प्रोफेसर, आपको याद है कि हमें उस आदमी के घर में एक सुनहरे रंग का विग मिला था? उस विग के अंदर एक बहुत ही छोटा सा फाइबर ऑप्टिक कैमरा छुपा हुआ था, उसकी जुल्फों के बीच। अब आप ये देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और उसे लैंगडन के पैरों पर रख दिया। अब वो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को एकदम सामने से देख रहा था। स्क्रीन पर एक अजीब सी तस्वीर उभरी जिसे देखकर लैंगडन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये क्या है? वीडियो थोड़ा धुंधला था और उसमें अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसमें आंखों पर पट्टी बंधे एक आदमी को दिखाया गया था। उसने मध्य युग की धर्मद्रोहियों वाली पोशाक पहन रखी थी और उसे फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके गले में फंदा था। पैंट का बायां पैर घुटनों तक मुड़ा था। दाहिने हाथ की आस्तीन कोहनी तक समेटी हुई थी। कमीज सामने से खुली हुई थी जिससे उसकी छाती दिखाई दे रही थी।
लैंगडन उस तस्वीर को देखकर हैरान था। उसने मैसनों के अनुष्ठानों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था और वो जानता था कि वो किस चीज़ को देख रहा था। ये मैसनों का दीक्षार्थी था, फर्स्ट डिग्री में शामिल होने के लिए जाता हुआ। वो आदमी काफ़ी गठीला और लंबा था। उसके सिर पर परिचित सा दिख रहा सुनहरा विग था। लैंगडन ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसके टैटुओं को बड़ी ही चतुराई से मेकअप से छिपा दिया गया था। वो आदमकद आईने के सामने खड़ा होकर अपनी ही तस्वीर को विग में छिपे कैमरे की मदद से रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन क्यों? स्क्रीन फिर से काला हो गया। अब एक नया फुटेज दिखाई देने लगा। छोटा सा हल्की रोशनी वाला चौकोर चेंबर, कम ऊंचाई वाली लकड़ी की बनी एक वेदी जिसके तीनों तरफ खंभे बने थे। उनके ऊपर मोमबत्तियां जल रही थीं। घर पर बनाए जाने वाले शौकिया वीडियो की तरह कैमरा अब कमरे के आसपास का दृश्य दिखा रहा था, जहां पर कुछ लोग दीक्षार्थी को देख रहे थे। उन सभी ने मैसनों वाली पोशाकें पहन रखी थीं। ये भी पक्के तौर पर पता चल रहा था कि वो अनुष्ठान किस जगह पर आयोजित किया जा रहा था। ये डीसी की सबसे पुरानी मैसनिक लॉज थी, पोटोमैक लॉज नंबर 5। ये लॉज जॉर्ज वॉशिंगटन और मैसन संप्रदाय के पुरखों का निवास स्थल था, जिन्होंने व्हाइट हाउस और कैपिटॉल बिल्डिंग की नींव रखी थी। ये लॉज आज भी काम कर रहा था। हाउस ऑफ टेम्पल की देखभाल के अलावा पीटर सोलोमन लोकल लॉज का मुखिया भी था। इन्हीं जगहों पर दीक्षार्थी फ्री मैसन संप्रदाय की पहली डिग्री के लिए प्रैक्टिस शुरू करते थे। वीडियो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। एक के बाद एक दृश्य आते जा रहे थे, जिनमें पीटर सोलोमन अनुष्ठान की अलग अलग प्रक्रियाओं को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा था। चमचमाते हुए चाकू को दीक्षार्थी की छाती में जोर से दबाना। अगर वो मैसनों के रहस्य को जाहिर कर देता है तो उसकी चमड़ी उधेड़ने के बारे में कहना, स्याह सफ़ेद फर्श को जिंदा और मृत व्यक्तियों का प्रतीक बताना, गर्दन काटने और जीभ खींचने जैसी सज़ाओं के बारे में बताना, शरीर को समुद्र के खुरदुरे बालू में दफनाने जैसी सज़ाओं के बारे में बताना। लैंगडन आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। मैसनों की दीक्षा से जुड़े ये अनुष्ठान सदियों से रहस्य की चादर में लिपटे रहे थे। संप्रदाय से असंतुष्ट होकर निकले कुछ लोगों के द्वारा लिखे गए विवरणों के अलावा इनके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती थी। लैंगडन ने बेशक इनके बारे में पढ़ रखा था, लेकिन अपनी आंखों से इन्हें देखना एक बिल्कुल ही अलग बात थी, और वो भी खास करके इस तरह एडिट किए हुए दृश्यों को देखना। लैंगडन अच्छी तरह से समझ रहा था कि ये वीडियो बैड पब्लिसिटी के हथियार के तौर पर बनाया गया था। इसमें दीक्षा के बेहतर पक्षों को तो साइड रख दिया गया था और सिर्फ परेशान करने वाले दृश्यों को ही शामिल किया गया था। अगर ये वीडियो जारी कर दिया जाता तो इंटरनेट पर रातों रात हंगामा हो जाता। मैसन विरोधी षड्यंत्र थ्योरी में विश्वास रखने वाले लोग इस पर जी जान से टूट पड़ते। मैसनों की संस्थाएं, खासकर पीटर सोलोमन, विवादों के घेरे में फंस जाते और उनको नुकसान से बचने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ता। हालांकि ये सारे अनुष्ठान पूरी तरह से सिर्फ सिंबॉलिक और कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे। इसी वीडियो में मानव बलि से जुड़ा संदर्भ भी बाइबल से लिया गया था, जो काफ़ी डरावना था। अपने पहले बेटे आइजैक को बलि के लिए पेश करके अब्राहम ने खुद को परमात्मा के हवाले कर दिया। अब वीडियो फुटेज बदल चुका था। कमरा वही था, लेकिन किसी दूसरी रात का दृश्य था। मैसनों का एक बड़ा समुदाय वहां हो रही घटनाओं को देख रहा था। पीटर सोलोमन मुखिया की कुर्सी पर बैठा था। ये दूसरी डिग्री का दृश्य था। इसकी गंभीरता और भी ज्यादा थी। वीडियो फिर से एक दूसरे दृश्य को दिखा रहा था, थर्ड डिग्री। इसमें मौत से जुड़े अनुष्ठानों को दिखाया गया था। ये सारी डिग्रियों में सबसे मुश्किल माना जाता था। इसमें दीक्षार्थी को खुद को तिरोहित कर देने की आखिरी चुनौती का सामना करना पड़ता था। वीडियो में तेज हिंसक एडिटिंग का इस्तेमाल करके मारे गए व्यक्ति के नज़रिए से उसकी नृशंस हत्या को दिखाया गया था। उसके सिर पर किए गए हमलों का भी नाटकीय चित्रण किया गया था। एक सीन में तो मैसनों के पत्थर से बनी हथौड़ी द्वारा सिर पर किए गए हमले को भी दिखाया गया था। बेशक हमले का ये सीन सिर्फ एक नाटक के तौर पर फिल्माया गया था, लेकिन कैमरे पर देखते हुए ये सीन खौफ पैदा कर रहा था। जानलेवा हमले के बाद दीक्षार्थी को सिंबॉलिक ताबूत में उतारा गया, जहां उसकी आंखें बंद कर दी गईं और हाथों को मुर्दों की तरह मोड़कर छाती पर रख दिया गया। अब मैसनों की बिरादरी के लोग उसके मृत शरीर की परिक्रमा करने लगे। ये दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। धीरे धीरे ये और भी विभत्स होता जा रहा था। मरे हुए सदस्य के चारों तरफ संप्रदाय के लोग जमा हो रहे थे। छुपे हुए कैमरे में उनके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सोलोमन के अलावा और भी कई मशहूर लोग इनमें शामिल थे। एक व्यक्ति तो तकरीबन रोज ही टीवी पर दिखाई देता था।
एक नामी अमेरिकी सेनेटर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज, रक्षा मंत्री, सदन के सभापति, आंतरिक सुरक्षा मंत्री और CIA के डायरेक्टर। अब लैंगडन से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इन वीडियोस को पब्लिक कर दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। ये चीज़ें किसी को समझ में नहीं आएंगी। सरकारें हिल जाएंगी। रेडियो और टीवी पर मैसनों के खिलाफ प्रोग्राम्स का तांता लग जाएगा। मैसन विरोधी ताकतें नफरत की आग उगलने लगेंगी और लोगों को डराने में लग जाएंगी। शुद्धतावादी लोगों को चुन चुनकर प्रताड़ित करने का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं थी। मैसनों के साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया था। असल में सच्चाई तो ये थी कि इस बिरादरी द्वारा मृत्यु पर अपना ध्यान केंद्रित करना असल में जीवन का उत्सव मनाने का एक तरीका था। सोई हुई मानवता को जीवित करके उसे अज्ञान की अंधेरी कोठरी से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने की एक कोशिश थी बस। मौत के अनुभव के आधार पर ही इंसान जीवन के अनुभव को पूरी तरह से समझ सकता था। अपने सहयोगियों की सेवा में अपने जीवन को लगाने के महत्व को समझ सकता था। लेकिन कठोर सच्चाई सिर्फ ये थी कि इस तरह के वीडियो से पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अराजकता ही फैलने वाली थी। बिना कुछ बोले साटो आगे बढ़ी और उसने ब्रीफकेस को बंद करके लैंगडन की गोद से उठा लिया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई। वो इस बात को समझ चुका था कि साटो एकदम सच कह रही थी। आज की रात राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसा खतरा जिसकी विशालता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अध्याय 117। हाउस ऑफ द टेम्पल में पीटर सोलोमन अपनी व्हीलचेयर पर बैठा वही वीडियो अपने पैरों पर रखे लैपटॉप पर देख रहा था जो थोड़ी देर पहले लैंगडन ने देखा था। ये वीडियो मलाख ने उसे दिखाया था। सोलोमन उसे देखकर पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गया था। आखिरकार किसी तरह उसके मुंह से आवाज़ बाहर आई, प्लीज़, अगर ये वीडियो पब्लिक हो गया तो। मलाख जोर से हंसा। अगर पब्लिक हो गया तो मैं अभी भी पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। ये देखो। उसने लैपटॉप की बगल में खोसे हुए मॉडेम को पीटर को दिखाया। मैं अभी की अभी ये काम करने वाला हूँ, लेकिन मुझे रोकने की ताकत तुम्हारे पास है पीटर, और अपनी बहन को बचाने की भी। और इसीलिए जो मैं जानना चाहता हूँ वो तुम्हें मुझे बताना होगा। पीटर ने अभी भी बोलने की कोई कोशिश नहीं की। मलाख ने फिर से कहा, ठीक है, शायद ये बात तुम्हें थोड़ा प्रेरित करने में सफल हो जाए। उसने लैपटॉप के कुछ बटनों को दबाया और स्क्रीन पर ईमेल प्रोग्राम दिखाई देने लगा। मलाख ने उसे पहले से ही रात में वहाँ लगा रखा था। इस ईमेल में एक वीडियो फाइल थी जो कई प्रमुख मीडिया संस्थानों के पते पर भेजी जानी थी। मुझे लगता है कि अब इस ईमेल को भेजने का टाइम आ गया है पीटर। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। मलाख झुका और उसने ईमेल भेजने के बटन को दबा दिया। पीटर अपने बंधनों को झटकते हुए लैपटॉप को ज़मीन पर गिराने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। शांत हो जाओ पीटर, ये बहुत बड़ी फाइल है, इसे भेजने में कई मिनट लगने वाले हैं। वो देखो। उसने प्रोग्रेस बार की तरफ इशारा किया और पीटर ने देखा उस पर लिखा था, संदेश भेजा जा रहा है, 2% पूर्ण। मलाख ने अब कंप्यूटर को पीटर की गोद से उठाकर पास रखी कुर्सी पर रख दिया। फिर उसने उसकी स्क्रीन को पीटर की तरफ घुमा दिया ताकि वो भी ईमेल भेजने में हो रही प्रगति को देख सके। फिर उसने सिंबल्स वाला कागज़ लाकर पीटर की गोद में रख दिया। मुझे यकीन है कि तुम इसे पढ़ना जानते हो और जल्दी ही ये बात मुझे भी बताओगे। दूसरी तरफ लैंगली में नोला ने फ़ोन को कसकर अपने कान से लगा रखा था। उसने कहा, वो कह रहे हैं मैम कि फ़ाइल ट्रांसफ़र को रोक पाना मुमकिन नहीं है। लोकल ISP को बंद करने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा, और अगर उसका कॉन्टैक्ट वायरलेस इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी से है तो फिर लैंडलाइन पर काम करने वाली इंटरनेट सेवा को बंद करने के बावजूद फाइल भेजने से उसे रोक पाना संभव नहीं होगा। आज के वक्त की यही सच्चाई है। डिजिटल सूचनाओं के प्रवाह को रोक पाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए न जाने कितने साधन उपलब्ध हो चुके हैं। लैंडलाइन और वाईफाई हॉटस्पॉट के अलावा मोबाइल मॉडेम, सैटेलाइट फ़ोन, सुपरफोन और ईमेल की सुविधा वाले निजी डिजिटल डिवाइसेस, PDA और भी न जाने क्या क्या। इन सब चीज़ों के होते डेटा को बाहर जाने से रोकने का बस एक ही असरदार तरीका बचा है, सोर्स के रूप में काम कर रहे कंप्यूटर को नष्ट कर देना। नोला ने आगे कहा, मैंने आपके हेलीकॉप्टर में लगे यंत्रों की लिस्ट की जांच की है मैम। ऐसा लगता है कि आपके हेलीकॉप्टर में EMP लगा हुआ है।
EMP का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इसका इस्तेमाल आजकल काफ़ी आम हो गया है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की एक शक्तिशाली किरण को छोड़ा जाता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कार, सेलफोन, कंप्यूटर आदि को दूर से ही नाकाम बना सकता है। नोला की सूचना के अनुसार UH-60 हेलीकॉप्टर में 6 गीगावाट का मैग्नेट्रॉन उसके चेसी में लगा हुआ था। अगर इसे लैपटॉप पर इंगित करके छोड़ा जाता तो ये उसके मदरबोर्ड को पूरी तरह से जलाकर उसके हार्ड ड्राइव को तुरंत नष्ट कर सकता था। साटो ने चिल्लाकर जवाब दिया, EMP इस काम के लिए बेकार है नोला। हमारा निशाना पत्थर की बनी एक इमारत में छुपा है। वो सीधे सीधे नज़र नहीं आ रहा है और उसके ऊपर रेडिएशन से बचाव के लिए मोटी परत भी डली हुई है। क्या तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी है कि वो वीडियो अभी तक भेजा जा चुका है या नहीं? नोला ने अपने दूसरे कंप्यूटर पर नज़र डाली। वो लगातार मैसनों के बारे में ताज़ा खबरों पर नज़र रखे हुए था। अभी तक तो कुछ नहीं है मैम। अगर ये वीडियो पब्लिक होता है तो हमें कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे हर जानकारी देते रहना। इतना कहकर साटो ने फ़ोन बंद कर दिया। उनका हेलीकॉप्टर अब आसमान से ड्यूपॉन्ट चौराहे पर उतर रहा था। 30 सेकंड बाद लैंगडन लेक्सस SUV में बैठकर बंदूक की गोली की तरह हाउस ऑफ टेम्पल की तरफ चला जा रहा था। पीटर सोलोमन ये सोचते हुए परेशान था कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों के सामने तहखाने में खून बहते हुए कैथरीन की तस्वीर घूम रही थी और साथ ही वो वीडियो भी जो उसने अभी अभी देखा था। उसने फिर से लैपटॉप की तरफ देखा। संदेश भेजा जा रहा है, 29% पूर्ण। टैटू वाला आदमी अब चौकोर वेदी के चारों तरफ धीमी गति से चक्कर लगा रहा था। उसके हाथ में जली हुई अगरबत्ती थी और वो कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। पीटर सोलोमन को कोई शक नहीं था कि आज की रात इसी वेदी पर उसकी मौत होने वाली थी। सवाल ये था कि कैसे मरना ठीक होगा। क्या उसे अपनी बहन और बिरादरी को बचाने का रास्ता मिल पाएगा या फिर उसकी मौत यूं ही ज़ाया हो जाएगी। उसने ग्रिड पर बने सिंबल्स पर नज़र डाली। जब उसने पहली बार इसे देखा था तो सदमे की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अब उन चिन्हों का असली महत्व उसकी आंखों के सामने आईने की तरह साफ हो गया था। अब वो ग्रिड को बिल्कुल नए नज़रिए से देख पा रहा था और फिर पीटर सोलोमन ने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। एक गहरी सांस लेकर उसने बोलना शुरू किया। मलाख ये बात बहुत पहले ही सीख चुका था कि सभी महान सत्य बहुत ही सरल और आसान होते हैं। सोलोमन अब उसे जो समाधान बता रहा था वो इतना सुंदर और शुद्ध था कि मलाख को पूरा यकीन हो गया कि वो सत्य है। यह आश्चर्य की बात थी कि पिरामिड के आखिरी कोड का हल उसकी कल्पना से भी आसान था। जैसा कि बताया जाता था, वो खोया हुआ शब्द सचमुच एक प्राचीन भाषा में लिखा गया था। दीक्षा के लिए बनाए गए इस चैम्बर में हेरेडम के महान पिरामिड के ऊपर खड़ा मलाख उस खजाने को अपलक देख रहा था जिसकी उसे सालों से खोज थी। बहुत जल्दी ही वो पूर्ण होने वाला था। खोया हुआ शब्द उसे मिल चुका था। दूसरी तरफ कोलोरामा हाइट्स वाले घर में CIA का एकमात्र एजेंट कचरे के ढेर के पास खड़ा था जो उसने गैराज में रखे कचरे के डिब्बे से निकाला था। उसने नोला को फ़ोन लगाया और कहा, मिस नोला, उसके कचरे की खोज का ख्याल काफ़ी अच्छा था। मुझे एक काम की चीज़ मिली है। घर के भीतर हर पल कैथरीन सोलोमन अपने आप को मजबूत होता हुआ महसूस कर रही थी। लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन के शरीर में जाने से उसका BP थोड़ा बढ़ गया था और माथे में हो रहा दर्द भी कम हो गया था। CIA की फॉरेंसिक टीम अभी वहां नहीं पहुंची थी और जो एजेंट पीछे रुक गया था वो अभी भी उस जगह की तलाशी ले रहा था। जब कैथरीन के लिए चुपचाप लेटे रहना नामुमकिन हो गया तो वो धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई और खुद को घसीटते हुए लिविंग रूम की तरफ चली गई। स्टडी रूम में बेलामी खड़ा था, एक खुली हुई दराज के सामने। वो दराज में रखी चीज़ों को देखने में इस तरह से मशगूल था कि उसे कैथरीन के आने का पता ही नहीं चला। कैथरीन ने आवाज़ लगाई, वॉरेन। बेलामी तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ा और उसने जल्दी से दराज को बंद कर दिया। उसके चेहरे पर चिंता और सदमे का भाव दिखाई दे रहा था। गालों पर आंसू बह रहे थे। क्या बात है वॉरेन, ये क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे बेलामी ने कोई ऐसी चीज़ देख ली थी जिसे वो देखना नहीं चाहता था। वो आंखों में आंसू लिए देर तक कैथरीन को देखता रहा, फिर बोला, तुम और मैं समझ नहीं पा रहे थे ना कि आखिर क्यों वो आदमी तुम्हारे परिवार से नफरत करता है। हाँ तो? असल में कैथरीन, मुझे अभी अभी इस सवाल का जवाब मिल गया है। अध्याय 118। विशाल वेदी के सामने खड़ा मलाख अपने सिर पर उस हिस्से को धीरे धीरे सहला रहा था जिस पर कोई टैटू नहीं बना था। फिर उसने पीटर के काले हो चुके खून की शीशी निकाली और उसे खोल लिया।
कौवे के पंख को उस द्रव्य में डुबोया और उसे अपने सिर के ऊपर उस जगह पर रख दिया जहाँ पर टैटू नहीं था। अब वो वहाँ पर टैटू बनाने के लिए तैयार था। उसे ना ही किसी आईने की ज़रूरत थी और ना ही किसी की मदद की। सिर्फ अपने स्पर्श की शक्ति का इस्तेमाल करके वो उस खाली जगह में खोए हुए शब्द को लिखने लगा। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पंख को वापस रखकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली। अब वो पूर्ण हो चुका था, पूरी तरह से एक महान कृति बन चुका था, मास्टरपीस, पूर्ण और दोषमुक्त। पीटर की आवाज़ ने उसकी सोच में खलल डाला। देखो, तुमने जो मांगा वो मैंने तुम्हें दे दिया है। अब कैथरीन की मदद के लिए कुछ करो और प्लीज़ उस फाइल को जाने से रोको। मलाख मुस्कुराया। तुम्हारे और मेरे बीच का काम अभी पूरा नहीं हुआ है पीटर। इस प्राचीन चाकू को देवताओं ने बनवाया था मानव बलि में इस्तेमाल करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे ज़रूर पहचानते होंगे। इसको पाने के लिए मैंने न जाने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं और आज मुझे इसके इस्तेमाल का गौरव प्राप्त होने वाला है। वो झुका और उसने उस रस्सी को काट दिया जिससे पीटर को व्हीलचेयर पर बांधा गया था। देर तक बंधे होने की वजह से तकलीफ दे रहे अपने अंगों को पीटर ने इधर उधर हिलाने की कोशिश की। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें इससे क्या हासिल होगा? कमाल है, तुम अभी तक समझे नहीं पीटर। तुम तो प्राचीन पद्धतियों को इतनी अच्छी तरह से जानते हो। तुम ये बात जानते हो कि रहस्यों की शक्ति बलिदान पर निर्भर करती है, इंसान के शरीर से उसके प्राणों को मुक्त कर देने पर। हमेशा से ऐसा ही तो होता आया है। पीटर की आवाज़ में दर्द और नफरत भरी थी। उसने कहा, तुम्हें बलिदान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर तुम मुझे पवित्र बलि मानते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सुनकर मलाख ने जोरदार ठहाका लगाया। तुम अब भी नहीं समझ पाए पीटर। क्या तुम जानते हो मैंने अपने घर में डेप्रिवेशन टैंक क्यों लगा रखा है? मैं लगातार अभ्यास कर रहा था, तैयारी में लगा था। उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब मैं सिर्फ चेतना के रूप में बचा रहूंगा। अब मैं शरीर के इस नश्वर ढांचे से मुक्त हो जाऊंगा। अब मैं इस खूबसूरत शरीर को ईश्वर के आगे बलि के रूप में समर्पित कर दूंगा। मैं ही सबसे मूल्यवान हूँ पीटर। मैं ही वो शुद्ध सफ़ेद भेड़ हूँ जिसकी चर्चा सारे धर्म ग्रंथों में की गई है। पीटर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ पीटर, इंसान को देवताओं के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज़ की बलि चढ़ानी होती है। उसका सबसे प्यारा सफ़ेद कबूतर, उसकी सबसे कीमती बलि। तुम मेरे लिए मूल्यवान नहीं हो। तुम बलि चढ़ाने के लायक थोड़े ही हो। तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता? बलि के लायक तुम नहीं हो पीटर, मैं हूं बलि के लायक। मेरा शरीर ही प्रसाद है, बलि के लिए पूरी तरह से योग्य। मैं ही उपहार हूं, सबसे कीमती। देखो मेरी तरफ, मैंने कितनी तैयारी की है। अपने आप को अंतिम यात्रा के लिए मैंने तैयार किया है। मैं ही वो बलि हूं। तुम प्राचीन सत्यों की पूजा तो करते हो पीटर, लेकिन तुम कायर हो। त्याग की शक्ति को समझते हो, लेकिन फिर भी मौत से दूरी बनाकर रहते हो। हत्या का स्वांग करते हो और बिना रक्त के अनुष्ठान करते हो। आज की रात तुम्हारी ये वेदी सच्ची शक्ति की गवाह बनेगी और इसके असली उद्देश्य की भी। फिर मलाख नीचे झुका और उसने पीटर का बायां हाथ पकड़ लिया। उसने अकेदा के चाकू को उसकी हथेली में दबाना शुरू कर दिया। अपने आप की इस बलि के साथ ही मलाख अपनी जगह शैतानों की श्रेणी में सुनिश्चित कर लेगा। असली शक्ति अंधकार और रक्त में ही तो पाई जाती है। मलाख ने बहुत सोच समझकर अपना पक्ष चुना था। उसने स्वेच्छा से बलि बनना स्वीकार किया था। उसने पीटर से कहा, तुम्हारी आखिरी भूमिका भी लिखी जा चुकी है पीटर। तुम मुझे परिवर्तित करोगे, तुम मुझे इस शरीर से मुक्त करोगे और तुम्हें यह काम करना ही होगा, वरना तुम्हारी बहन और बिरादरी दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और हाँ, मेरी तरफ से तुम इसे अपनी आखिरी सजा समझना। पीटर की आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं और मलाख की आंखों से जा टकराईं। तुम्हारी हत्या मेरे लिए सजा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने में हिचकिचाऊंगा? तुमने मेरे बेटे की हत्या की है, मेरी माँ को मारा है, मेरी बहन को मरने के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया है, और मैं तुम्हारी हत्या से हिचकिचाऊंगा? नहीं पीटर! मलाख जिस तरह से चिल्लाया उसे सुनकर पीटर सन्नसा रह गया। तुम गलत हो। मैंने तुम्हारे परिवार की हत्या नहीं की है, तुमने खुद की है। तुमने ही जैकरी को उस जेल में छोड़ने का फैसला किया था और वहीं से समय का पहिया घूम गया। पीटर, अपने परिवार की हत्या तुमने की है, मैंने नहीं।
पीटर के टखने सफ़ेद हो गए। गुस्से में उसकी उंगलियां चाकू पर भिंच गईं। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है कि मैंने जैकरी को जेल में क्यों छोड़ दिया था। मुझे सब पता है, मैं वहीं पर था। तुम्हें यह लग रहा था कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। तुमने जब उसे ज्ञान और संपत्ति के बीच चुनाव करने को कहा तो क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे? तुमने उसे मैसनों की बिरादरी में शामिल होने का अल्टीमेटम दिया तो क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे? ऐसा कौन सा बाप होता है पीटर जो अपने बच्चों को ज्ञान और संपत्ति के बीच चुनाव करने को कहता है और ऊपर से ये उम्मीद करता है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटना आता है? ऐसा कौन सा बाप होता है पीटर जो सुरक्षित घर ले जाने के बजाय अपने बेटे को जेल में सड़ने को छोड़ आता है? और इन सब से भी बढ़कर ऐसा कौन सा बाप होता है पीटर जो अपने बेटे की आंखों में झांक कर देखता है और उसे पहचानता तक नहीं, भले ही कितने ही साल क्यों न बीत चुके हों? मलाख के ये शब्द पत्थर के बने उस चेंबर में कई सेकंड तक गूंजते रहे। उसके बाद चुप्पी छा गई, मौत जैसी चुप्पी। अचानक पैदा हुए इस सन्नाटे के बीच पीटर को लगा जैसे किसी ने उसे झटका देकर बेहोशी से बाहर निकाला हो। उसके चेहरे पर गहन अविश्वास का भाव छा गया था। हाँ पिताजी, मैं ही हूँ वो। मैंने इस पल का न जाने कितने सालों से इंतजार किया था, उस आदमी से बदला लेने के लिए जो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, उन भूरी आंखों में झांक कर ये सच बोलने के लिए जिसे मैंने इतने सालों से दबा कर रखा था। आपको तो खुश होना चाहिए पिताजी कि आपका खोया हुआ भटका हुआ बेटा आखिरकार वापस आ गया है आपके पास। मेरे अपने बाप ने मुझे जेल में सड़ने देने का फैसला किया और उसी पल मैंने ये कसम खा ली थी कि मैं अब उस आदमी का बेटा नहीं हूँ। जैकरी सोलोमन का अस्तित्व उसी समय खत्म हो गया था। पीटर की आंखों में दो आंसुओं के मोती चमक उठे। मलाक को लगा कि उसने ऐसी खूबसूरत चीज़ जिंदगी में पहली बार देखी थी। वो बोलता गया, जेल के वार्डन को बस पैसा चाहिए था, लेकिन आपने मना कर दिया। लेकिन आपको ये बात कभी समझ में नहीं आई कि मेरे पैसे का भी रंग वही था जो आपके पैसे का था। वार्डन को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था कि उसे पैसे कौन दे रहा है, उसे तो बस पैसा चाहिए था। जब मैंने उसे मोटी रकम देने का वादा किया तो उसने मेरी ही कदकाठी के एक बीमार कैदी को चुना, उसे मेरे कपड़े पहनाए और मार मार कर ऐसा बना दिया कि उसे पहचानना संभव ना हो। आपने जो तस्वीरें देखी और वो बंद ताबूत जिसे आपने दफनाया, वो मैं नहीं था, वो एक अनजान आदमी था। आंसुओं से तर पीटर का चेहरा दुख और अविश्वास से विकृत दिखाई दे रहा था। ये तुमने क्या किया जैकरी? वही किया जो मुझे करना चाहिए था, जो हर उस बच्चे को करना चाहिए जिसका बाप आपके जैसा होता है। जब जैकरी जेल से बाहर आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। जब उसने अपने कम उम्र के शरीर पर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसका किशोरों जैसा चेहरा पूरी तरह से बदल गया। जैकरी एनरॉस बन गया और फिर एनरॉस मलाख बन गया और आज की रात मलाख सबसे बड़े अवतार में बदलने जा रहा है, समझे आप? और ये काम आपके ही हाथों होगा और जैसा कि मैंने कहा, यही आपकी आखिरी और सबसे बड़ी सज़ा होगी। ठीक उसी समय कोलोरामा हाइट्स पर कैथरीन सोलोमन खुली दराज पर झुककर जिस चीज़ को देख रही थी वो किसी सनकी आदमी का काम लग रहा था जिसे पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और तस्वीरों को इकट्ठा करने का शौक था। इनमें पीटर की अनेक सफलताओं, कैथरीन के रिसर्च, उनकी माँ इसाबेल की भयंकर हत्या, जैकरी सोलोमन की नशे की आदत, उसका जेल जाना और टर्की के जेल में उसकी हत्या, ये सारी खबरें शामिल थीं। ये आदमी सोलोमन परिवार के बारे में जानने के लिए पागलपन की हद से भी ज़्यादा दीवाना था। तभी उसकी नज़र तस्वीरों पर पड़ी। सबसे पहली तस्वीर में जैकरी समुद्र तट पर घुटने भर पानी में खड़ा दिखाई दे रहा था। समुद्र का पानी नीला था और किनारे पर सफ़ेदी किए हुए घर दिखाई दे रहे थे। ये ग्रीस की तस्वीरें थीं। कैथरीन ने सोचा कि यह तस्वीर शायद उन दिनों की होगी जब जैकरी यूरोप में नशे की आदत में मस्त होकर घूम रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन तस्वीरों में जैक काफ़ी सेहतमंद दिख रहा था, जबकि मीडिया में आई उस वक्त की तस्वीरों में वो एक दुबला पतला किशोर दिखाई देता था। कैथरीन को याद नहीं आया कि उसने कभी जैकरी को इतना हट्टा कट्टा देखा हो। हैरान होकर उसने तस्वीर पर डली तारीख देखी। ये तस्वीर जैकरी के जेल में मरने के ठीक 1 साल बाद की थी। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? कैथरीन जल्दी जल्दी वहाँ रखी तस्वीरों को एक एक करके पलटने लगी। सारी तस्वीरें जैकरी की ही थीं। उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ते हुए कैथरीन को अचानक तस्वीरों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ा। जैकरी के शरीर में तेज गति से हो रहे परिवर्तन को देखकर वो थोड़ा घबरा गई।
उसकी मांसपेशियां उभरने लगी थीं और उसके चेहरे पर हुए परिवर्तनों से साफ पता चल रहा था कि वो स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी कदकाठी दोगुनी हो गई थी और आंखें डरावनी लगने लगी थीं। और फिर जब उसने उसकी गंजे सिर वाली तस्वीर देखी तो उसे लगा जैसे उसके घुटने कांपने लगे थे। इसके बाद उसने उसके नंगे बदन की तस्वीर देखी जिस पर शुरुआती दौर के टैटू बनने की प्रक्रिया दिखाई दे रही थी। कैथरीन का दिल धक से रह गया। अध्याय 119। हाउस ऑफ टेम्पल पहुंचने पर सिम्किंस ने अपनी एसयूवी को पार्क करके उसका इंजन बंद कर दिया। सब लोग चुपचाप गाड़ी से बाहर आए और अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। सिम्किंस ने पूछा, प्रोफेसर, आपने कहा था कि टेम्पल वाला कमरा सबसे ऊपर है? हाँ, पिरामिड के ऊपर बनी वो चौकोर समतल जगह असल में स्काईलाइट है जिसे रोशनी अंदर आने के लिए बनाया गया है। सिम्किंस तेजी से लैंगडन की तरफ मुड़ा। टेम्पल के कमरे में स्काईलाइट है? हाँ, लेकिन इसमें इतना चौंकने की क्या बात है सिम्किंस? वो स्काईलाइट वेदी के ठीक ऊपर बनी हुई है। सिम्किंस ने फुर्ती से अपना वॉकी टॉकी निकाला और साटो से कनेक्शन लगाया। डायरेक्टर, हम लोग इमारत में घुस रहे हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ और सूचना है। मिस्टर लैंगडन ने अभी अभी मुझे बताया है कि जिस कमरे में हमारा टारगेट संभावित है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्काईलाइट बना हुआ है। साटो ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर जोश भरे स्वर में बोली, मैं समझ गई, थैंक यू। फिर साटो तेजी से अपने पायलट की तरफ मुड़ी और बोली, हेलीकॉप्टर को ऊपर लेकर चलो, जल्दी। अध्याय 120। ऐसे किसी भी माता पिता की तरह जिन्होंने अपना बच्चा खोया हो, पीटर सोलोमन भी अक्सर अपने बेटे की उम्र के बारे में सोचता था। अब वो कैसा दिखता होगा, क्या बन चुका होगा। आज उसे अपने इन सारे सवालों का जवाब मिल गया था। लाड़ प्यार से बच्चे को पालने वाले परिवार में पैदा हुए बच्चे के अंदर शैतान का पैदा होना मानवीय आत्मा की एक अजीब सी विडंबना की याद दिलाती थी। पीटर को काफ़ी पहले ही ये स्वीकार कर लेना पड़ा था कि उसके बच्चे के शरीर में बह रहा खून तो उसी का था, लेकिन उसका दिल उसका अपना था। ये मेरा बेटा है, इसने मेरी माँ की हत्या की, मेरे दोस्त लैंगडन और मेरी बहन का भी कत्ल कर दिया। पीटर के दिल में जैसे बर्फ सी जम गई थी। वो भीतर से एकदम सुन्न महसूस कर रहा था। उस आदमी की आंखें भले ही देखने में पीटर की तरह भूरी थीं, लेकिन वो किसी अनजाने इंसान की आंखें थीं जिनमें नफरत और बदला लेने की भावना भरी हुई थी। उसके बेटे ने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्यों है आपके अंदर इतनी हिम्मत? बरसों पहले आपने जो शुरू किया था, क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं? ज़ैकरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो, इसीलिए आपने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की, पहले मुझे जेल में अकेला छोड़कर और फिर जैक की पुलिया पर मेरे ऊपर गोली चलाकर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपकी इस बकवास में आने वाला नहीं हूँ। ये लीजिए चाकू और इस काम को पूरा कीजिए। मुझे मार कर ही आप कैथरीन की जान बचा सकते हैं, और अपनी बिरादरी को बचाने का भी बस यही एक तरीका है आपके पास। सोलोमन की नज़र फिर से लैपटॉप पर पड़ी। संदेश भेजा जा रहा है, 92% पूर्ण। प्लीज़ ज़ैकरी, ऐसा मत करो प्लीज़, सोलोमन ने कहा। उस आदमी ने फुफकारते हुए कहा, ये मैंने नहीं किया है, आपने किया है। आपने अपने बच्चे को एक असंभव चुनाव के लिए मजबूर किया। क्या आपको वो रात याद है? संपत्ति या ज्ञान? उसी रात को आपने मुझे अपने से हमेशा के लिए अलग कर दिया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और आज की रात आपको चुनाव करना ही होगा। ज़ैकरी या कैथरीन, दोनों में से कौन? क्या आप अपने बेटे को मारकर अपनी बहन की रक्षा करेंगे, या फिर आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक देर ना हो जाए, जब तक कैथरीन की मौत ना हो जाए, ये वीडियो पब्लिक ना हो जाए? उसके बाद आप अपनी बची हुई जिंदगी ये जानते हुए बिताएंगे कि आप इस ट्रेजेडी को रोक सकते थे अगर आप चाहते तो। वक्त बीतता जा रहा है, सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। दूसरी तरफ रॉबर्ट लैंगडन अंधेरे हॉलवे से दौड़ता हुआ इमारत के बीच वाली जगह की तरफ जा रहा था। उसके पीछे पीछे सिम्किंस भी था। अब वे लोग तेजी से संगमरमर की बनी सीढ़ियां चढ़ रहे थे जो एट्रियम के सबसे दूर वाले हिस्से में बनी थी। लैंगडन ने फुसफुसाकर कहा, ये सीढ़ियां सीधे टेम्पल वाले कमरे में जाती हैं। दोनों बिना कोई आवाज़ किए तेजी से ऊपर चढ़ते जा रहे थे। टेम्पल वाले कमरे में पीटर सोलोमन अपनी व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में चाकू था और उसका मुंह वेदी की तरफ था। मलाख ने उसे उकसाते हुए कहा, बचा लो कैथरीन को, बचा लो अपनी बहन को। वो उसे वेदी की तरफ ले जाने की कोशिश करता हुआ पीछे पीछे चल रहा था। आखिर वो उस सफ़ेद कफन जैसे कपड़े पर लेट गया जो उसने अपने हाथों से वहां बिछाया था। अब आपको जो करना है कीजिए। पीटर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे लग रहा था जैसे वो किसी बुरे सपने से गुजर रहा हो।
जमीन पर सफेद कपड़े पर लेटा मलाख कांप रहा था। वो छत में बनी गोलाकार खिड़की ऑक्यूलस से आसमान में चांद की तरफ देख रहा था। उसके लिए पूर्ण होने का क्षण अब आ गया था। सदियों से खोए शब्द से सुसज्जित मैं अपने आप को अपने पिता के बाएं हाथ को समर्पित करता हूँ। शैतानों, मुझे स्वीकार करो, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हें समर्पित किया जा रहा है। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसके सामने खड़ा पीटर अभी भी कांप रहा था। उसके चेहरे पर हताशा, अनिर्णय और चिंता के भाव थे। उसने आखिरी बार कंप्यूटर और मॉडेम की तरफ देखा। मलाख ने फिर से कहा, जल्दी अपना निर्णय लीजिए, मुझे इस शरीर से मुक्ति दीजिए। ईश्वर यही चाहता है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं। मैंने आपकी माँ की हत्या की, मैंने रॉबर्ट लैंगडन की हत्या की, मैं आपकी बहन की भी हत्या कर रहा हूँ, आपकी पूरी बिरादरी को नष्ट कर रहा हूँ। आइए और मारिए मुझे, लीजिए अपना बदला। पीटर सोलोमन का चेहरा अब दुख और अफसोस से विकृत दिखाई देने लगा। उसने अपना सिर पीछे की तरफ झटका और चाकू वाले हाथ को ऊपर उठाकर दुख से चिल्ला उठा। रॉबर्ट लैंगडन और एजेंट सिम्किंस जब टेम्पल रूम के दरवाजे के पास पहुंचे तो उनकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी उन्हें अंदर से दिल को दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ये पीटर की आवाज़ थी। पीटर की चीख में दर्द अपने चरम बिंदु पर दिखाई दे रहा था। लैंगडन को लगा कि शायद उन्हें देर हो गई। सिम्किंस की परवाह किए बिना उसने दरवाजे की कुंडी को झटके के साथ खोल दिया। उसे जिस बात का डर था, सामने ठीक वही दृश्य दिखाई दे रहा था। चैम्बर की हल्की रोशनी में कमरे के बीचों बीच वेदी के पास मुड़े हुए सिर वाले एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दे रही थी। उसने काली पोशाक पहन रखी थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। जब तक लैंगडन आगे बढ़ता, वो आदमी वेदी के सामने लेटे हुए व्यक्ति के शरीर में चाकू भोंक चुका था। मलाख ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कितना खूबसूरत था ये, कैसी पूर्णता थी। उसके शरीर की तरफ आता हुआ अकेदा का प्राचीन चाकू चांद की रोशनी में चमक रहा था। सुगंधित धुआं उसके ऊपर तैर रहा था, मानो उसके शरीर से मुक्त होने वाली आत्मा के लिए रास्ता बना रहा हो। उसके हत्यारे की बेचैनी भरी चीख अब भी उस पवित्र जगह में गूंज रही थी। मलाख चाकू के अपने शरीर में घुसने के पल का इंतजार कर रहा था। उसके महापरिवर्तन का समय आ चुका था। लेकिन कितने आश्चर्य की बात थी कि उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। गड़गड़ाहट जैसी एक कंपकपाहट से उसका पूरा शरीर ढक गया, जो काफी गहरी थी। उसकी आवाज कानों को बहरा कर रही थी। पूरा कमरा जैसे हिल रहा था। चारों तरफ एक तेज सफेद रोशनी छा गई थी। ये स्वर्ग की गर्जना हो रही थी। मलाख जानता था कि घटना पूरी हो चुकी थी। जैसे वो चाहता था, ठीक उसी तरह। लैंगडन को ये याद नहीं आ रहा था कि जिस समय ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, उस समय वो दौड़ता हुआ वेदी की तरफ गया था या नहीं। ना ही उसे ये याद था कि अपनी बाहें फैलाकर वो काली पोशाक वाले इंसान की तरफ कूदा था ताकि दोबारा चाकू मारने से पहले वो उसे रोक पाए। दोनों के शरीर आपस में टकराए और लैंगडन ने देखा कि छत में बने गोलाकार झरोखे से एक तेज रोशनी नीचे आई और पूरी वेदी पर फैल गई। उसे लगा था कि वो वेदी पर पीटर का खून में सना शरीर देखेगा, लेकिन उस रोशनी में जो नंगी छाती वहां चमकती दिखाई दे रही थी, उस पर खून का नामो निशान नहीं था। बस टैटुओं का एक जाल था। उसकी बगल में टूटा हुआ चाकू गिरा हुआ था। ऐसा लगता था कि वो किसी इंसान के शरीर में नहीं, बल्कि किसी पत्थर से जाकर टकराया हो। काली पोशाक वाले आदमी के साथ टकराकर लैंगडन उसके साथ साथ पत्थर के कठोर फर्श पर गिर गया, और तब जाकर उसे समझ में आया कि वो व्यक्ति पीटर सोलोमन था। उसे ये जानकर घोर आश्चर्य हो रहा था कि वो अभी अभी पीटर से टकराया था। जिस समय वो दोनों टकराकर फर्श पर लुढ़क रहे थे, उसी समय ऊपर से हेलीकॉप्टर की रोशनी चमक रही थी। वो काफ़ी नीचे था और उसके पैर दूर तक फैली शीशे की दीवार को करीब करीब छू रहे थे। हेलीकॉप्टर की अगली सीट पर एक अजीब सी दिख रही बंदूक घूम रही थी, जो शीशे से होकर अंदर की तरफ निशाना ले रही थी। उसकी लेज़र वाली घुंडी से लाल रोशनी निकल रही थी, जो ऊपर बने झरोखे को पार करके फर्श पर नाचती हुई दिखाई दे रही थी। लैंगडन और सोलोमन इस नाचती रोशनी के ठीक सामने थे, लेकिन ऊपर से गोली नहीं चल रही थी। बस उस हेलीकॉप्टर की पंखियों के घूमने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी लैंगडन को अपने सिर के पीछे कुर्सी पर रखे लैपटॉप से फुफकारने जैसी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब तक वो तेज़ी से पीछे मुड़ा, लैपटॉप की स्क्रीन काली हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी संदेश साफ साफ दिखाई दे रहा था। संदेश भेजा जा रहा है, 100% पूर्ण। UH-160 हेलीकॉप्टर के पायलट ने उसकी पंखियों की गति को सामान्य से काफ़ी अधिक कर दिया। वो कोशिश कर रहा था कि हेलीकॉप्टर के पैर ऊपर लगे शीशों को छू ना पाएं।
उसने हेलीकॉप्टर की नाक को टेढ़ा किया और किनारे से होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर का स्ट्रट शीशे से टकरा गया। ये सब कुछ पलक झपकते हुए हुआ। टेम्पल रूम का आसमानी झरोखा ऑक्यूलस एक तेज विस्फोट के साथ टूट गया। ऊपर से टूटे हुए कांच की बारिश होने लगी, जैसे आसमान से गिर रहे सितारे हों। चारों तरफ शीशे और हवा का गुबार फैल गया। मलाख उस खूबसूरत सफ़ेद रोशनी को घूर घूर कर देख रहा था। उसे लगा जैसे चमचमाते आभूषण उसकी तरफ गिर रहे हों, मानो वो उसे अपने वैभव में समेट लेना चाहते हों। और फिर उसे दर्द का अनुभव हुआ, तेज तीखा दर्द पूरे शरीर में, चाकू भोंकने जैसा, चमड़ी के छिलने जैसा, कटने जैसा, मानो धारदार उसके नर्म मांस में घुसे जा रहे हों। उसका शरीर पूरी तरह से ऐंठने लगा। उसके पूरे मुंह और शरीर पर खून ही खून भरा था। उसकी समाधि जैसी अवस्था को जब तेज दर्द ने तोड़ा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऊपर दिखाई दे रही सफ़ेद रोशनी ने अब अपना रूप बदल लिया था। अब वहाँ एक काले रंग का हेलीकॉप्टर उसे दिखाई दे रहा था। उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी नज़र टूटे हुए चाकू पर पड़ी जो ग्रेनाइट की वेदी पर पड़ा हुआ था। सब जगह टूटे कांच के टुकड़े बिखरे थे। मैंने पीटर के साथ इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर चाकू नहीं चलाया। उसे मेरा खून बहाना मंजूर नहीं था। मन ही मन वो बुरी तरह से डर गया। उसने अपना सिर उठाकर अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका शरीर ईश्वर के लिए एक महान चढ़ावा होने वाला था, लेकिन ये तो पूरी तरह से क्षत विक्षत पड़ा था, खून से लथपथ। पूरे शरीर में हर तरफ कांच के बड़े बड़े टुकड़े धंसे दिखाई दे रहे थे। मलाख का सिर ग्रेनाइट की वेदी पर लुढ़क गया और छत पर बनी खाली जगह से ऊपर की तरफ देखने लगा। हेलीकॉप्टर अब जा चुका था। उसकी जगह चांद दिखाई दे रहा था। मलाख की आंखें फटी फटी सी थीं। महान वेदी पर अकेला लेटा हुआ वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। और फिर उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया। अध्याय 121। मलाख जानता था कि उसकी योजना पूरी तरह से गड़बड़ हो गई थी। वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अपने चारों तरफ हो रही चहल पहल का अनुभव हो रहा था। उसे इंसानों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, और हैरानी की बात थी कि उनमें से एक आवाज़ लैंगडन की भी थी। ये भला कैसे संभव था? लैंगडन बार बार कह रहा था, कैथरीन एकदम ठीक है पीटर, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। अब कुछ अनजान लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो लोग लैंगडन से लैपटॉप और वीडियो फाइल के बारे में बातें कर रहे थे। मलाख जानता था कि अब तक वो वीडियो पूरी दुनिया के कोने कोने में जंगल की आग की तरह फैल चुका होगा। पूरी दुनिया सदमे में होगी और बिरादरी का भविष्य नष्ट होने के कगार पर होगा। मैंने बहुत से महान काम किए हैं, बहुत जल्दी मुझे सम्राट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। लेकिन तभी उसे लगा कि एक आदमी चुपचाप उसके करीब आ रहा था। वो गंध से पहचान गया कि ये उसका पिता था। पीटर सोलोमन ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाकर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात सुन सकते हो या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। तुमने यहाँ अपने सिर पर जो आखिरी शब्द लिखा है वो खोया हुआ शब्द नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमने मेरे लिए कोई और ऑप्शन छोड़ा नहीं था। सच तो ये है कि खोया हुआ शब्द सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं। तुम अब भी अपूर्ण हो। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जान लो कि तुम जहाँ भी थे, मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता था। मलाख के अंदर क्रोध और दुविधा, ये दोनों भाव बहुत ही तेज़ी से पूरे वेग के साथ उमड़ पड़े। उसके पिता ने अंतिम समय में भी उसके साथ इतना बड़ा छल किया था। उन्होंने कुछ ही देर पहले उसे बताया था कि वो खोया हुआ चिन्ह सरकमपंक्ट है, दुनिया का सबसे प्राचीन और पूरे विश्व में फैला हुआ चिन्ह। उस चिन्ह के अंदर सारी प्राचीन परंपराएं निहित हैं। वो सभी वस्तुओं का मूल स्रोत है, लेकिन उन्होंने उसे बेवकूफ़ बनाया था। उसका रोम रोम अपने पिता से बदला लेने के लिए उतावला था, लेकिन वो अपने शरीर का एक अंग भी हिला नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के कोरों से आंसू बह चले। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा है। अनेकों डरावनी शक्तियाँ उसे चारों तरफ से घेरती प्रतीत हो रही थीं, डरावनी और शक्तिशाली। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वो अंधकार बढ़ने लगा, और फिर बढ़ते बढ़ते वो मलाख को पूरा का पूरा अपने अंदर निगल गया। अध्याय 122। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो टेम्पल रूम के अंदर सारी लाइटें जल रही थीं। लिफ्ट से बाहर निकली कैथरीन अपने सामने का नज़ारा देखकर सहम सी गई। एक कम ऊंचाई वाली वेदी के ऊपर खून से लथपथ टैटुओं से भरी लाश रखी थी। ऊंचाई पर छत में एक बड़ा सा छेद बना दिखाई दे रहा था, जिससे ऊपर का आसमान साफ नज़र आ रहा था।
कमरे के दूसरे छोर पर पीटर बैठा था जहां उसका इलाज चल रहा था। वो लैंगडन और डायरेक्टर साटो से बातें कर रहा था। कैथरीन उसे पुकारते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसके भाई ने उसे देखा और दोनों की आंखों में राहत के भाव उभर आए। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे को पकड़े खड़े रहे। फिर जैसे भावनाओं के सारे बांध टूट गए और बुरी तरह सुबकते हुए दोनों न जाने कितनी देर तक एक दूसरे को दिलासा देते रहे। साटो के मोबाइल की घंटी बजी। इस बार अच्छी खबर थी। नोला ने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है मैम। अगर कुछ हुआ होता तो हमें अब तक पता चल चुका होता। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही समय पर हालात को संभाल लिया है। इसके लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए नोला। वो उस लैपटॉप की तरफ देख रही थी जिस पर लैंगडन ने फाइल भेजने की प्रक्रिया पूरी होते हुए देखी थी। बहुत ही नज़दीकी मामला था। वो लोग बस बाल बाल बचे थे। नोला की सलाह पर हवेली की तलाश कर रहे एजेंट ने कचरे के डिब्बे की तलाशी ली थी जिसमें उसे हाल ही में खरीदे गए मोबाइल मॉडेम का डब्बा मिला था। मॉडेम का मॉडल नंबर निश्चित तौर पर पता चलते ही नोला ने उसके साथ काम करने योग्य करियर, बैंडविड्थ, सर्विस ग्रिड और लैपटॉप के सबसे ज़्यादा संभावित एक्सेस नोड यानी कि टेम्पल से 3 ब्लॉक आगे 16th कॉरकोरन के कोने पर लगे छोटे से ट्रांसमीटर वगैरह की जानकारी जुटा ली थी। ये सारी जानकारी उसने साटो को दी थी और हाउस ऑफ टेम्पल के पास आते ही पायलट ने काफ़ी नीची उड़ान लेकर वहां लगे ट्रांसमीटर रिले नोड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तेज़ किरण से हमला किया। लैपटॉप अपना ट्रांसमिशन पूरा कर पाता उससे कुछ ही सेकंड पहले ट्रांसमीटर नष्ट होकर ऑफलाइन हो गया। आज की रात तुमने बहुत बड़ा काम किया है नोला। अब जाकर आराम से सो जाओ। थैंक यू मैम, नोला ने कहा। हाउस ऑफ टेम्पल के ग्राउंड फ्लोर पर बने खूबसूरत बाथरूम में पूरी तरह से सन्नाटा छाया था। लैंगडन अभी अभी उससे बाहर निकलकर अपना बैग कंधे पर टांगे गलियारे में धीरे धीरे चल रहा था। तभी सामने से कैथरीन की जोश में भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें पता है रॉबर्ट, पीटर ने मुझे अभी अभी एक अजीब सी बात बताई है। सचमुच बहुत ही अद्भुत। मुझे खुद जाकर देखना होगा। मैं अभी आती हूँ। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, पीटर तुमसे बात करना चाहता है, अकेले में। वो लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लैंगडन मैसनों की लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो एक टेबल पर पीटर अकेला बैठा था। उसके सामने पत्थर का पिरामिड रखा हुआ था। पीटर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रॉबर्ट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अध्याय 124। पीटर ने सामने टेबल पर रखे पिरामिड की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे दोस्त, आज की रात तुमने जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया था। तुमने मैसनों के पिरामिड को एक जगह इकट्ठा किया है, इसके सारे कोड्स को पढ़ा है और अंत में इसके रहस्य को उद्घाटित भी किया है। फिर पीटर ने कागज़ का एक टुकड़ा निकालकर टेबल पर फैला दिया। लैंगडन सिंबल्स के उस ग्रिड को तुरंत पहचान गया जिसे 8 ऑर्डर के फ्रैंकलिन स्क्वायर की मदद से नए तरीके से अपनी अपनी जगहों पर रखा गया था। उसने टेम्पल रूम में एक बार जल्दी जल्दी इस पर नज़र डाली थी। पीटर ने कहा, क्या तुम इन प्रतीकों को पढ़कर समझ सकते हो? लैंगडन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने इसे पहले भी देखा था। अगर सरल और सीधे शब्दों में कहूँ तो ये ग्रिड एक तस्वीर है जिसमें धरती और स्वर्ग को दिखाया गया है। सबसे ऊपर हेरेडम लिखा हुआ है, जो मेरी व्याख्या के हिसाब से ईश्वर का निवास या स्वर्ग है। हेरेडम के बाद नीचे की तरफ दिखा रहे तीर के निशान का अर्थ है कि पिक्टोग्राम का बाकी हिस्सा स्वर्ग के नीचे वाले भाग में पाया जाता है, यानी कि धरती। सबसे नीचे की 2 लाइनों में जो पिरामिड के नीचे हैं उनमें धरती को दिखाया गया है। नीचे वाले हिस्से में 12 प्राचीन ज्योतिष चिन्हों को दिखाया गया है। ये उन शुरुआती इंसानी आत्माओं को निरूपित करते हैं जो आसमान में तारों और ग्रहों उपग्रहों की गति में ईश्वर का हाथ देखते थे। ज्योतिष शास्त्र की नींव पर ही धरती पर महान पिरामिड खड़े किए गए जो स्वर्ग की तरफ जाते हैं और ज्ञान के सबसे पुराने चिन्ह हैं। सारे महान दर्शन और धर्म, चाहे वो मिस्र के हों, बौद्ध हों, हिंदू हों, इस्लामी हों, यहूदी हों या फिर कोई भी, ये पिरामिड के परिवर्तनकारी रास्ते से गुजरते हुए सभी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। वहाँ जाकर ये सभी इंसानी दर्शन में मिल जाते हैं, यानी एक वैश्विक चेतना, ईश्वर का साझा वैश्विक दर्शन, जिसे कैपस्टोन के ऊपर मंडरा रहे सिंबल से दर्शाया जाता है। और इस सीढ़ी का क्या मतलब है प्रोफेसर? पीटर ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। देखो पीटर, मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि ये फ्री मैसनों की घुमावदार सीढ़ी को दिखा रहा है
जो पृथ्वी की अंधकारमय गहराइयों से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कि स्वर्ग की तरफ जा रही जेकब की सीढ़ी, या फिर इंसान की रीढ़ की हड्डी जो कई मंजिलों जैसी एक बिल्डिंग की तरह दिखाई देती है और इंसान के शरीर को उसके दिमाग से जोड़ने का काम करती है। सोलोमन ने अपनी ठोड़ी खुजाते हुए कहा, तुमने बहुत ही खूबसूरत व्याख्या दी है प्रोफेसर, लेकिन प्रतीकों का ये समूह एक दूसरी कहानी भी हमें बताता है, वो कहानी जो कहीं ज़्यादा गहरी और कई नए सत्यों को उद्घाटित करने वाली है। पता है रॉबर्ट, आज की रात कुछ देर पहले जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तब मैंने इस ग्रिड को देखा और पता नहीं कैसे मुझे इसके चिन्हों और उपमानों से आगे जाकर कुछ और भी दिखाई दिया। मुझे लगा कि ये चिन्ह हमें कुछ कह रहे हैं और फिर मैं समझ गया कि ये ग्रिड उस जगह का बिल्कुल सटीक पता बताता है जहाँ पर वो खोया हुआ शब्द ज़मीन में गड़ा है। पौराणिक कहानियों में मैसनों के पिरामिड को हमेशा से एक नक्शा बताया गया है जिसकी मदद से योग्य व्यक्ति उस खोए हुए शब्द के ठिकाने तक पहुँच सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रॉबर्ट कि ये सिंबल वही कह रहे हैं जो उन पुरानी कहानियों में कहा गया है। ये वाकई में एक नक्शा है जिसमें ये बताया गया है कि हमें वो सीढ़ी कहाँ मिलेगी जो खोए हुए शब्द तक पहुँचती है। लैंगडन कतई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अगर मैं ये मान भी लूँ पीटर कि मैसनों के पिरामिड की कहानी सही है, तब भी सिंबल्स का ये ग्रिड कोई मैप नहीं हो सकता। इसमें नक्शे जैसा कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट कभी कभी अपने नज़रिए में हल्का सा बदलाव करते ही मामूली सी दिख रही चीज़ें भी बिल्कुल नई रोशनी में नज़र आने लगती हैं। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, किसी भी इमारत की बुनियाद रखने के लिए मैसन हमेशा उत्तर पूर्व दिशा को ही क्यों चुनते हैं? वो इसलिए पीटर, क्योंकि वहीं पर सुबह के समय सबसे पहले सूरज की रोशनी पहुंचती है। बिल्कुल सही कहा रॉबर्ट तुमने, और इसीलिए शायद तुम्हें उस जगह को देखना चाहिए जहां सूरज की पहली रोशनी पहुंचती है। इस ग्रिड के उत्तर पूर्वी छोर पर देखो ज़रा। लैंगडन ने फिर से उस पेज को पढ़ा। उसके ऊपर दाहिनी तरफ यानी उत्तर पूर्वी छोर पर कोने में नीचे जाते हुए तीर का निशान बना था। सोलोमन ने हंसते हुए कहा, मैप पर नीचे की तरफ दिखा रहे तीर का मतलब होता है दक्षिण दिशा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हेरेडम का मतलब स्वर्ग नहीं है, ये किसी ज्योग्राफिकल जगह का नाम है। रॉबर्ट ने हैरानी से पूछा, द हाउस ऑफ टेम्पल? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये नक्शा हाउस ऑफ टेम्पल के दक्षिण में बनी किसी जगह की तरफ दिखा रहा है? हाँ रॉबर्ट, मेरे कहने का यही मतलब है। लेकिन पीटर, अगर तुम्हारी बात मान भी लें तो वो जगह इस इमारत के दक्षिण में 24,000 मील लंबे देशांतर पर कहीं भी हो सकती है। नहीं रॉबर्ट, तुम प्राचीन कहानी को भूल रहे हो जिसमें बताया गया है कि खोया हुआ शब्द डीसी में कहीं गड़ा है। इसके अलावा उस कहानी में ये भी कहा गया है कि उस सीढ़ी के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी सी चट्टान रखी हुई है जिस पर एक प्राचीन भाषा में संदेश लिखा हुआ है, और उस चट्टान पर जो संदेश लिखा है वो इसी ग्रिड में ठीक हमारी आंखों के सामने है। यही वो संदेश है रॉबर्ट, इसे ध्यान से देखो। इतना कहते हुए उसने ग्रिड की तीसरी लाइन को उंगली से ठकठकाया। लैंगडन पूरी तरह हक्का बक्का होकर उन 7 सिंबल्स को देखने लगा। उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि इन अलग अलग तरह के 7 चिन्हों का क्या मतलब हो सकता है। इसके अलावा उसे ये भी पता था कि पूरे वॉशिंगटन डीसी में ये निशान कहीं पर भी नहीं बने हुए थे। उसने कहा, लेकिन पीटर, पूरे डीसी में ऐसी कोई चट्टान नहीं है जिस पर यह संदेश खुदा हो। तुम इसके सामने से गुजरे हो रॉबर्ट, लेकिन तुमने कभी इस पर गौर नहीं किया। असल में हम सभी वहाँ से गुजरे हैं। वो सबके सामने यूं ही खुला पड़ा है जैसे कि और बाकी रहस्य। और आज की रात जब मैंने इन 7 चिन्हों को देखा तो मेरी समझ में आ गया कि उस पौराणिक कहानी में पूरी सच्चाई है। खोया हुआ शब्द यहीं डीसी के अंदर दबा है। आज की रात तुमने उस सच्चाई को जानने की योग्यता हासिल कर ली है रॉबर्ट, और इसीलिए आज मैं तुम्हें वो जगह दिखाने जा रहा हूँ। 5 मिनट के बाद लैंगडन पीटर के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा सीट बेल्ट बांध रहा था। सोलोमन ने एक काले रंग का तह किया हुआ कपड़ा उसके हाथ में दे दिया। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है रॉबर्ट कि इसे तुम अपनी आंखों पर बांध लो। ये मैसनों का हुडविंक था, यानी किसी दीक्षार्थी की आंखों पर बांधी जाने वाली काली पट्टी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये ना देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इतना कहकर पीटर हंस पड़ा। अध्याय 125। मैसनों के वीडियो वाला संकट तो टल गया था, लेकिन नोला अभी भी परेशान थी। CIA डायरेक्टर वाले कंप्यूटर पार्टीशन पर उस रिडेक्टेड फाइल का रहस्य अभी बरकरार था जो उसे कुरेद रहा था।
उसे साटो को सुबह इसके बारे में जानकारी देनी थी और उससे पहले वो सारे तथ्यों को हासिल करना चाहती थी। इसीलिए उसने रिक पैरिश को बुलाया और उससे मदद मांगी। अभी वो रिक के साथ बाहर किसी अनजान जगह को जा रही थी। वो किसी भी तरह से अपने दिमाग से उन ऊल जलूल वाक्यों को निकाल नहीं पा रही थी जो उसने कंप्यूटर सर्च में देखे थे। धरती के अंदर गुप्त स्थान, वॉशिंगटन डीसी में किसी जगह, द कोऑर्डिनेट्स, प्राचीन पोर्टल का पता चला, पिरामिड में खतरनाक। चलते चलते रिक पैरिश ने उससे कहा, नोला, क्या तुम जानती हो कि CIA डायरेक्टर एजेंसी के कर्मचारियों के लिए एक इंटरनल फोरम का आयोजन करते हैं जिसमें लोग हर तरह के टॉपिक्स पर अपनी राय जाहिर करते हैं। ये फोरम डायरेक्टर के निजी पार्टीशन पर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन हर लेवल के कर्मचारियों को इसमें शामिल होने की छूट देने के लिए इसे डायरेक्टर की गोपनीय फायरवॉल के बाहर रखा जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो रिक? नोला ने पूछा। वो देखो अपने सामने। रिक ने एक तरफ इशारा किया। सामने चांद की रोशनी में मेटल की बनी एक विशाल मूर्ति चमक रही थी। ये CIA में बहुत ही फेमस थी। इसमें तांबे का एक बड़ा सा S आकार का पैनल बना हुआ था। उसकी दीवार के ऊपर करीब 2000 अक्षर खुदे हुए थे। इनको एक दिमाग चकरा देने वाले कोड की तरह से सजाया गया था। इस पहेली को और भी गहराते हुए इस एनक्रिप्ट की हुई दीवार के चारों तरफ बहुत सारी अजीब सी चीज़ें रखी गई थीं, जैसे ग्रेनाइट की चट्टानें, कुतुबनुमा गुलाब, चुंबकीय लोडस्टोन वगैरह। इसका नाम था क्रिप्टोज। ये कला का नमूना तो था ही, लेकिन साथ ही एक पहेली भी था। इसके कोड्स को पढ़ने के लिए CIA के अंदर और बाहर कोडर्स के बीच में हमेशा होड़ लगी रहती थी। आखिरकार कुछ साल पहले इस कोड के एक हिस्से को पढ़ पाना संभव हो पाया था। इस बात को राष्ट्रीय अखबारों में भी जगह मिली थी। वैसे तो इसका अधिकतर हिस्सा आज भी एक पहेली बना हुआ है, लेकिन जिन हिस्सों को पढ़ा जा सका वो इतने अजीबोगरीब थे कि उन्होंने इस कलाकृति को और भी रहस्यमय बना दिया। इसमें धरती के अंदर बने कुछ गुप्त स्थानों के बारे में चर्चा थी। नोला ने इससे पहले इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने पूछा, तुम मुझे क्रिप्टोज को क्यों दिखा रहे हो? पैरिश ने अपनी जेब से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला। ये देखो नोला, जिस रहस्यमय रिडैक्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में तुम परेशान थी वो मिल गया। मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ढूंढ निकाला है। नोला ने झपट कर कागज उसके हाथ से ले लिया और उसे खोलने लगी। जब उसने एजेंसी के लेटर हेड पर छपे निशान देखे तो वो हैरान रह गई। ये किसी भी हिसाब से गोपनीय दस्तावेज नहीं था, कतई भी नहीं। उस पर लिखा था, एम्प्लॉय डिक्शन बोर्ड, क्रिप्टोज, कंप्रेस्ड स्टोरेज, थ्रेड 2456282। इसमें कई पोस्टिंग्स छपी हुई थीं जिनको जगह बचाने के लिए एक पेज पर इकट्ठा कर दिया गया था। ये है तुम्हारा कीवर्ड वाला डॉक्यूमेंट। ऐसा लगता है कि कोई साइफर पंक क्रिप्टोज के बारे में ऊल जलूल बातें कर रहा है। फिर रिक पैरिश क्रिप्टोज के पास गया और उसने उस जगह पर अपनी उंगली फिराई जहां पर वो कोड अंकित थे। इनमें से बहुत सारे कोड्स को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। कई लोगों का मानना है कि ये असल में मैसनों के प्राचीन रहस्यों से जुड़े हुए हैं। नोला को अब क्रिप्टोज और मैसनों के बीच संबंधों के बारे में खुसर फुसर याद आई। पहले वो इसे सनकी लोगों की बातें मानकर उस पर ध्यान नहीं देती थी। अब एक पल के लिए नोला को ऐसा लगा जैसे क्रिप्टोज भी मैसनों का आधुनिक पिरामिड था। कई तत्वों से बना, कई टुकड़ों में बटा कोड जो अलग अलग भूमिका अदा करता था। अब उसे सारी बात समझ में आ रही थी। क्रिप्टोज को जब यहाँ लाया गया था तो उसके साथ ही एक सीलबंद लिफाफा भी आया था जिसमें उसके कोड की पूरी चाबी थी। सीलबंद कोड उस टाइम के CIA डायरेक्टर विलियम वेबस्टर को दे दिया गया था। उन्होंने इसे अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दिया था। कहा जाता है कि ये दस्तावेज अभी भी वहीं पर है। साल दर साल डायरेक्टर इसे अपने जाने के बाद नए डायरेक्टर को सौंपते रहे हैं। रिक ने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की। खैर, जो भी हो, मुझे लगता है कि तुम CIA के डायरेक्टर पर गोपनीय दस्तावेजों को छिपाकर रखने का आरोप लगाओ, उससे पहले ये ज़रूरी है कि तुम इस क्रिप्टो फोरम के बारे में जान जाओ। मुझे नहीं लगता है कि CIA के डायरेक्टर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास इस तरह की चीज़ों के लिए टाइम होगा। नोला की आंखों के सामने मैसनों का वो वीडियो घूम गया जिसमें सभी शक्तिशाली लोग किसी प्राचीन अनुष्ठान में शामिल दिखाई दे रहे थे। काश रिक को इसके बारे में ज़रा भी भान होता। उसने एक ठंडी सांस ली और अंदर जाने के लिए मुड़ गई। अध्याय 126। रॉबर्ट लैंगडन ग्लास पोर्टल के सामने अभिभूत होकर खड़ा था। वो अपने नीचे दिख रही धरती का नज़ारा ले रहा था। न जाने कितने घुमावदार रास्तों और गलियारों से गुजारने के बाद पीटर उसे यहाँ लेकर आया था और अब उसकी आंखों की पट्टी खुल गई थी।
वो बिना जानकारी के आसमान में सैकड़ों फुट ऊपर जा चुका था और अब इस दर्शनीय नज़ारे को प्रशंसा भरी नज़रों से निहार रहा था। नेशनल मॉल के पूर्वी छोर पर अमेरिकी कैपिटॉल का चमकता गुंबद किसी पहाड़ी की तरह लग रहा था। इमारत के दोनों तरफ प्रकाश की 2 सीधी रेखाएं उसकी तरफ आती दिखाई दे रही थीं। स्मिथसोनियन म्यूजियम के सामने का हिस्सा, यानी कि कला, इतिहास, विज्ञान और संस्कृति की मशाल। लैंगडन को अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था। अब उसे लगने लगा था कि पीटर की कही अधिकतर बातें सच थीं। बेशक एक घुमावदार सीढ़ी का अस्तित्व था जो एक चट्टान के नीचे जमीन के अंदर सैकड़ों फुट भीतर जा रहा था। इस ओबेलिस्क का विशाल कैपस्टोन ठीक उसके सिर के ऊपर था। इस कैपस्टोन के सबसे ऊपरी पॉइंट, यानी कि ओबेलिस्क के शीर्ष पर एल्यूमिनियम की एक छोटी सी नोक बनी हुई थी। उस जमाने में एल्यूमिनियम उतना ही कीमती होता था जितना आज सोना है। वॉशिंगटन स्मारक का ये चमकदार शीर्ष सिर्फ 1 फुट ऊंचा था, ठीक मैसनों के पिरामिड के बराबर। और आश्चर्य की बात यह थी कि धातु के बने इस छोटे से पिरामिड पर एक मशहूर शब्द खुदा हुआ था। पत्थर के पिरामिड की पेंदी पर लिखे संदेश का यही असली संदेश था। वो 7 चिन्ह जो पीटर ने उसे दिखाए थे, वो असल में ट्रांसलिटरेशन थे, सबसे सरल साइफर्स में से एक। ये सारे सिंबल्स असल में अक्षरों को दर्शा रहे थे। स्टोन मैसनों का यंत्र एल अक्षर था, सोना AU, ग्रीक भाषा का शब्द सिग्मा S था, एल्केमिस्टों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पारा यानी E और ओरोबरोज यानी O। इन सब को मिलाकर जो शब्द बनता था वो था लॉ डियो। इस मशहूर लैटिन मुहावरे का अर्थ होता है ईश्वर की जय। ये वॉशिंगटन के स्मारक के ऊपर जिस लिपि में खुदा था उसकी ऊंचाई बस 1 इंच थी, सबके सामने, लेकिन फिर भी सबकी नज़रों से ओझल। ये मैसनों के पिरामिड का आखिरी कोड था। और फिर पीटर ने उसे विस्तार से ये भी समझाया कि वो खोया हुआ शब्द वाकई एग्जिस्ट करता था जिसे मलाख इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था। मैसनों की रहस्यमय सीढ़ी के नीचे बरसों पहले पूरे अनुष्ठान के साथ उस शब्द को दफनाया गया था। इस बात को सुनकर लैंगडन के चेहरे पर छाई हैरानी को देखकर पीटर ने उसे समझाया, रॉबर्ट, खोया हुआ शब्द असल में एक शब्द नहीं है। हम इसे शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल के लोग इसे इस नाम से बुलाते थे। इतिहास ने मानवता को महानतम गुरु दिए हैं रॉबर्ट, जिन्होंने हमेशा से हमारी आत्मा को प्रकाशित किया है। आध्यात्म और इंसानी दिमाग के बारे में उनकी समझ का कोई दूसरा सानी नहीं मिलता। इन महापुरुषों जैसे बुद्ध, ईसा मसीह, जरथ्रुष्ट, कृष्ण और उनके जैसे अनेक लोगों की वाणी अपने सबसे कीमती और प्राचीन माध्यम से युगों युगों से लोगों तक पहुंचती रही है, और वो माध्यम है किताबें। दुनिया की सारी संस्कृतियों का अपना एक पवित्र ग्रंथ होता है, उनका अपना शब्द। ये सब एक दूसरे से अलग हैं लेकिन फिर भी समान हैं। ईसाइयों के लिए वो शब्द बाइबल है, मुसलमानों के लिए कुरान, हिंदुओं के लिए वेद, यहूदियों के लिए तोरा वगैरह वगैरह। यही शब्द हमारे पथ को हमेशा से आलोकित करता आया है और हमेशा करता रहेगा। अमेरिका के मैसनों के पुरखों के लिए वो शब्द था बाइबल। इसके बावजूद इतिहास में बहुत कम लोग उसके संदेश को समझ पाए। इन किताबों के अंदर न जाने कितने अनगिनत अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं, और जिस दिन इंसान उन सारे रहस्यों को समझ लेगा उस दिन मानवता सच्चे अर्थों में प्रकाशित होगी। बाइबल उन ग्रंथों में से एक है रॉबर्ट, जिनके द्वारा अनेक प्राचीन रहस्यों को इतिहास में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है। इसके पन्ने चीख चीख कर हमें उन रहस्यों के बारे में बताना चाहते हैं। बाइबल में पाए जाने वाले डरावने संदेश या डार्क सेइंग्स असल में हमारे पुरखों की फुसफुसाहटें हैं, जो हमारे साथ चुपचाप उन प्राचीन रहस्यों को साझा करना चाहते हैं। ये सब सुनते हुए लैंगडन के दिमाग की परतें जैसे एक एक करके खुलती जा रही थीं। अब उसे पीटर की कही हर बात का मतलब ठीक ठीक समझ में आ रहा था। पीटर ने कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए 2 आखिरी बातें और हैं। पहली ये कि कैथरीन का पूरा रिसर्च बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने उसका पूरा बैकअप SMCC के ऑफिस में अलग से उसकी नज़रों में आए बिना रखा हुआ था, और अब वो फिर से उस पर काम कर सकती है। और दूसरी और आखिरी बात ये कि जिस सीढ़ी के बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था, मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह उस सीढ़ी को भी देखो, तुम और कैथरीन। इसके लिए तुम्हें आज रात को कैपिटॉल रोटंडा जाना होगा। उपसंहार: रॉबर्ट लैंगडन और कैथरीन
कैपिटल रोटंडा में थे। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि उन्हें सुबह के एक खास वक्त पर ही गुंबद के शीर्ष पर जाना है और कुछ देखना है। इस वक्त रात के 2 बजे थे और वो दोनों कैपिटॉल के फर्श पर लेटे हुए थे। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे और फिर लैंगडन की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा कि कुछ लोग उसे घूर रहे थे। फिर उसे याद आया कि वो कहाँ पर था। उसने अपनी मिकी माउस घड़ी पर नज़र डाली। अब वक्त करीब करीब हो चुका था। कैपिटॉल के गुंबद के शीर्ष के चारों तरफ बने पतले से स्काई वॉक से होते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। कैथरीन लैंगडन को रास्ता दिखा रही थी। उनका मुंह पूरब की तरफ था, जहां से सुबह की पहली गुलाबी किरणें आसमान को रंग रही थीं। सुबह की रोशनी में दूर वॉशिंगटन स्मारक की रूपरेखा दिखाई दे रही थी। इस खास जगह पर खड़े होकर ऊंचा ओबेलिस्क और भी ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। कैथरीन ने फुसफुसाते हुए कहा, जब इसे बनाया गया था तो ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। सुबह होने से पहले फैली धुंध के बीच म्यूजियमों और स्मारकों की दूर तक फैली कतारों को देखते देखते लैंगडन की नज़र वॉशिंगटन स्मारक की तरफ मुड़ गई। वो ज़मीन में दबे बुनियाद के पत्थर में रखे एकमात्र बाइबल के बारे में सोचने लगा कि कैसे ईश्वर का शब्द दरअसल मानव का भी शब्द है। वो महान सरकमपंक्ट के बारे में भी सोच रहा था कि किस तरह उसे स्मारक के नीचे बने अमेरिका के चौराहे पर बने गोलाकार प्लाजा में गूंथ दिया गया था। कैथरीन ने बिल्डिंग के शीर्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो रॉबर्ट। मॉल की दूसरी तरफ सुनहरी रोशनी का एक छोटा सा कतरा विशाल ओबेलिस्क के शीर्ष से टकरा रहा था। जगमगाता हुआ ये बिंदु चमकने लगा और कैपस्टोन के एल्यूमिनियम के बने शीर्ष पर उसकी चमक और भी तेज हो गई। फिर वो रोशनी एक मशाल की शक्ल में बदल गई जो शहर के ऊपर मंडराने लगा। लैंगडन हैरानी से उसे देखता रहा। वो पूर्व की दिशा में एल्यूमिनियम के कंगूरे पर खुदे छोटे से शब्द को देख रहा था। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि देश की राजधानी पर पड़ने वाली सूरज की पहली किरण हर दिन सबसे पहले उन्हीं 2 शब्दों पर गिरती थी, लॉ डियो, लाउस देव। कैथरीन ने फुसफुसाते हुए कहा, सनराइज के समय यहाँ पर कोई नहीं आ सकता रॉबर्ट। पीटर हमें यही दिखाना चाहता था। उसने कहा था कि उसे पूरा यकीन है कि पूर्वजों ने इसी वजह से इस स्मारक को इतना ऊंचा बनाया था। मैं सच्चाई तो नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि एक बहुत पुराने राज्यादेश में कहा गया है कि हमारे देश की राजधानी में इससे ऊंची कोई भी संरचना खड़ी नहीं की जा सकती, कभी भी नहीं। लैंगडन मंत्रमुग्ध सा वो नज़ारा देख रहा था। सूरज की रोशनी जैसे जैसे तेज होती गई, उसकी सुनहरी किरणें पूरी तरह से ठीक 33 पाउंड वजन के कैपस्टोन के चारों तरफ फैलती गईं, यानी ज्ञान की रोशनी प्राप्त करता हुआ इंसान का मस्तिष्क। अब रोशनी धीरे धीरे स्मारक के निचले हिस्से की तरफ उतर रही थी। वो रोज की तरह एक ही रास्ते से नीचे जा रही थी, यानी धरती की तरफ आता हुआ स्वर्ग, इंसान से संबंध जोड़ता ईश्वर। उस पल कैपिटॉल के ऊपर खड़े लैंगडन के शरीर को जब सूरज की गर्मी चारों तरफ से हासिल हो रही थी तो उसे अपने अंदर एक शक्तिशाली भाव का अनुभव हुआ। इस तरह के भाव को उसने अपनी जिंदगी में इतनी गहराई से कभी अनुभव नहीं किया था, और ये भाव था आशा का, उम्मीद का। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।